हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनप्रीत इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा हरियाणा का जो इतिहास रहा है, चाहे वो प्राचीन इतिहास रहा है, मध्यकालीन और आधुनिक, जितना भी हमारे 3 पार्ट्स में हरियाणा का इतिहास रहा है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार हरियाणा का जो अस्तित्व है वो बना और किस प्रकार हरियाणा की मांग हुई है, किस कारण से हरियाणा का जो इतिहास में रोल है वो किस प्रकार रहा है, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो हरियाणा के एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि हरियाणा में अब एक रूल बना दिया गया है कि यदि किसी कैंडिडेट का सीईटी क्वालिफाई है तो वो हरियाणा के अदर एग्जाम को जो है फिल कर सकता है, उसको दे सकता है, अदरवाइज वो हरियाणा के किसी एग्जाम को नहीं दे सकता। तो अभी जो हरियाणा का सीईटी ग्रुप सी का और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। ग्रुप डी का जो है एग्जाम अक्टूबर में बताया जा रहा है और ग्रुप सी का जो मेंस का एग्जाम है वो अभी रिसेंटली जून या जुलाई में कंडक्ट कराने वाले हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है यदि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ आप इसको एंड तक ज़रूर देखें और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में आगे और डिस्कस करते हैं हरियाणा के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और कोई भी आपको अपडेशन लेनी हो रिगार्डिंग एग्जाम से तो आप वहां देख सकते हैं, क्योंकि हम चैनल पर सारी जो है अपडेशन देते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आपको वहां से सारी अपडेशन मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की वीडियो में और डिस्कस करते हैं हरियाणा के बारे में। सबसे पहले बात आती है हरियाणा शब्द की उत्पत्ति की। जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और जो है भारत की हिस्ट्री में, जो इंडिया की हमारी हिस्ट्री रही है, उसमें हरियाणा जो क्षेत्र था, जो एरिया था, उसका क्या रोल रहा है, ठीक है जी, वो सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और सबसे पहले डिस्कस करेंगे हरियाणा नाम, जो हरियाणा शब्द है, इसके बारे में। तो कुछ विद्वान हरि अर्थ भगवान कृष्ण से हरियाणा का संबंध जोड़ते हैं, तो कुछ हर अथवा शंकर से। देखिए, जब भी इतिहास लिखा जाता है या इतिहास को पढ़ा जाता है तो बहुत सारे इतिहासकार मिलकर पूरी डिस्कशन करके इतिहास को बनाते हैं, इतिहास को लिखते हैं, ठीक है जी। तो उनके आपस के जो उनकी राय होती है, उनके सजेशन रहते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं, क्योंकि हर जो विद्वान है, हर इतिहासकार अपने फील्ड में काम करता है और जब वहां का कंक्लूजन होता है, जो निष्कर्ष होता है, वो निकालकर पब्लिक के सामने लेकर आता है, तो उनके अपने अपने राय, अपने अपने मत रहते हैं। इसी प्रकार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति के लिए भी विद्वानों के जो अलग अलग मत रहे हैं वो यहाँ पर हमने देखने हैं, उनको पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं इतिहासकारों के बेस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि किस विद्वान ने हरियाणा को किस नाम से पुकारा है। तो आपको ये सब अच्छी प्रकार से याद रखना है, इनको देखना है, ठीक है जी। मतलब ये कहते हैं कि जो हरियाणा से जो हरि पहला शब्द है, ये भगवान कृष्ण के नाम से जोड़ा जाता है और हर का मतलब भगवान शंकर से जोड़ा जाता है। इट मीन्स हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हरियाणा है वो भगवान के नाम से जोड़ा जाता है। कुछ विद्वान परशुराम जी ने हरि के नाम से संबोधित किया जाता है के नाम से हरियाणा की उत्पत्ति मानते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान जो कृष्ण हुए हैं हमारे, ठीक है जी, उनके नाम पर हरियाणा की उत्पत्ति हुई है। तो कुछ परशुराम के नाम से हरियाणा को संबोधित करते हैं।
ऐसा भी माना जाता है कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र एक जंगल था जहां चोर और डाकू छिपे रहते थे। अब आप इतना आइडिया लगा सकते हैं कि हरियाणा मतलब जहां पर अत्यधिक हरियाली हो, ठीक है जी, अत्यधिक जंगल हो, उसे हम अपनी मेन मतलब लैंग्वेज में अगर हम इस शब्द का जो मतलब निकाले तो हम यही निकालेंगे कि हरि का मतलब जहाँ पर या तो भगवान के उससे जोड़ते हैं हम, या हरि का मतलब हम हरियाली से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ प्राचीन समय में यहाँ एक बड़ा सा जंगल हुआ करता था जहाँ चोर और लुटेरे छिपा करते थे। यदि कोई मनुष्य यहाँ से गुजरता था तो उसका सामान लूट लेते थे यानी हर लेते थे। लूटना शब्द का मतलब यहाँ से होता है हर लेना, ठीक है जी। किसी का सामान चोरी करना या लूटना, तो हम उसको क्या बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में कि इसने मेरा सामान हर लिया, ठीक है जी। तो यहाँ से भी हरियाणा की जो है हरियाणा शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। इसी हरना से हरियाणा का नाम पड़ा। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्ट निकल कर आते हैं कि या तो भगवान श्री कृष्ण या भगवान शंकर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है जी। हरियाणा की उत्पत्ति हुई है। दूसरा हम यहाँ से बात निकल कर आती है कि जो जंगल था यहाँ पर एक स्टोरी के रूप में कि जंगल था और वहां से कोई मनुष्य गुजरता था तो जो चोर और डाकू होते थे उनका सामान हर लेते थे, मतलब उसी के नाम से क्या पड़ जाता है हमारा हरना। आई होप यहाँ तक कि आपको फैक्ट क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर जदुनाथ सरकार का यह मत है कि इस प्रदेश का नाम यहाँ की हरियाली से पड़ा है। जैसे हमने पहले ही भी आपको बताया है कि यदि हम नॉर्मल वर्ड में इसको देखें, हरियाणा है जो उसको नॉर्मल वर्ड में देखें तो हम यही मतलब निकालते हैं कि जो हरियाणा का मतलब होता है हरि, ठीक है जी। या तो भगवान से जोड़ते हैं हम या इसको हरियाली से जोड़ते हैं। तो यहाँ मतलब इसका नाम जो इतिहासकार रहे हैं डॉक्टर जदुनाथ सरकार, उनका कहना है कि हरियाली के कारण यहाँ हरियाला इसका नाम पड़ा है हरियाणा। हरियाली के कारण पूर्व मध्यकाल में इस प्रदेश का नाम हरियाला अथवा हरियाणा पड़ा था। मतलब प्राचीन काल में हम इसको कहते हैं भगवान से लिंक करते हैं, भगवान के नाम से लिंक करते हैं, लेकिन जो मध्यकाल होता है हमारे पास उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं हरियाला के नाम से। इट मीन्स यहाँ हरियाली होने के कारण हम इसको डिफाइन करते हैं। 14वीं शताब्दी के बाद इस प्रदेश का सही नाम जो है हरियाणा प्रयोग में आने लगा। अब जो हमारी ये शताब्दी थी इसके बाद इसको अच्छे प्रकार से जो आज वर्तमान में हम हरियाणा बोलते हैं, जो ये हमारी 14वीं शताब्दी थी इसके बाद इसको हरियाणा बोलने लग गए। मतलब इसके यो जो हरियाणा था शब्द ये ही प्रयोग में आने लग गया। आगे बढ़ते हैं हम। हरियाणा का प्राचीन इतिहास। अभी हमने देखा था कि हरियाणा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वहां तक के हमने फैक्ट देखे हैं। कोई भगवान से लिंक करता है तो कोई हरियाली से लिंक करता है। इस प्रकार हरियाणा की उत्पत्ति हुई, हरियाणा के नाम की उत्पत्ति हुई। अभी तक सिर्फ हरियाणा के नाम की उत्पत्ति हुई है, अभी पूरी प्रकार से हरियाणा को हमने नहीं जाना है। तो आगे जानते हैं हम हरियाणा का प्राचीन इतिहास। अगर हरियाणा के प्राचीन इतिहास की बात करें, जिस प्रकार हमारा इंडिया का इतिहास है, हमारा भारत का इतिहास है, वो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इसी प्रकार हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे प्राचीन, मध्य और भारत, क्योंकि अलग अलग कंडीशन होती है, ये अलग अलग पार्ट्स में किस प्रकार हरियाणा का रोल रहता है वो हम सारा डिस्कस करेंगे। जो हमारी मनुस्मृति है में हरियाणा का सबसे पहला प्रादेशिक नाम ब्रह्मावत मिलता है। जो मनुस्मृति बहुत अच्छा मान्य जो ग्रंथ माना जाता है मनुस्मृति, उसमें अगर हरियाणा का नाम देखा जाए तो उसमें हमारा हरियाणा का नाम क्या मिलता है, ब्रह्माव्रत मिलता है। ब्रह्मावर्त हरियाणा के अंतर्गत एक भाग का नाम था जो कि इस क्षेत्र के सांस्कृतिक महाभारत के कारण पड़ा था। अब ये नाम कैसे पड़ा, वो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ जो
हरियाणा में किसका युद्ध हुआ था? महाभारत का युद्ध मानते हैं हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था जो महाभारत का युद्ध। तो उसके कारण इसका सांस्कृतिक नाम क्या पड़ गया? ब्रह्माव्रत। ठीक है जी। महाभारत काल में पुष्यवंशी महाप्रतापी राजा होते थे, जो उनका नाम था, कौन थे? कुरु से संबंध होकर ब्रह्मावत कुरुक्षेत्र कहलाया। अब महाभारत में एक प्रतापी राजा थे, कौन थे? कुरु थे। ठीक है जी। उनसे लिंक करके जो ब्रह्मावत के साथ उनका कुरुक्षेत्र कहलाया। सर्वप्रथम हरियाणा का प्रयोग प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में हुआ है, जिसमें हमें हरियाणा का नाम मिलता है रज हरियाणे। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? ये भी याद रखना है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में क्या कहा गया है? हरियाणे को रज हरियाणे कहा गया है। आई होप यहाँ तक के फैक्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। जैन कवि पुष्पदंत ने सर्वप्रथम अपनी कृति महापुराण में हरियाणा शब्द का उल्लेख किया है। प्राचीन काल में मैंने जो हमारी इंडिया की हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें कवर कराया है प्राचीन इतिहास। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जैन धर्म थे और बौद्ध धर्म थे, वो कौन से काल में ज्यादा जो है उनका उदय हुआ? वो प्राचीन काल में हुआ। तो प्राचीन काल में तो हरियाणा भी था, ठीक है, हरियाणा क्षेत्र भी था, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हरियाणा क्षेत्र पर भी पड़ा। ठीक है जी। तो जो हमारे जैन कवि पुष्पदंत हैं, उन्होंने सर्वप्रथम अपनी कृति में, ठीक है जी, महापुराण में हरियाणा शब्द का उल्लेख किया है। मतलब उन्होंने अपनी कृति में किसका प्रयोग किया है? हरियाणा शब्द का प्रयोग किया है। अब यहाँ से हम थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम में हरियाणा की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, क्योंकि कोई प्रसिद्ध कवि, ठीक है जी, कोई प्रसिद्ध कवि आपके मतलब जो क्षेत्र को डिफाइन कर रहा है अपनी कृति में, तो कुछ ना कुछ तो उसमें खास बात रही होगी, तभी डिफाइन करता है। जब हम किसी को अच्छी प्रकार से जानते हैं, ठीक है जी, समझते हैं, उसका कुछ बड़ा रोल होता है, तभी हम अपने जो है बुक्स में या कुछ भी हमारी कृति होती है उसमें डिफाइन करते हैं उसको। ठीक है जी। अब ये मतलब थोड़ा बहुत तो यहाँ इससे प्रभावित हुआ होगा हरियाणा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो यहाँ मतलब प्रसिद्ध रहा होगा, तभी तो उन्होंने अपनी कृति में इसको डिफाइन किया। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो प्राचीन काल में भी हरियाणा बहुत ही प्रसिद्ध जो है क्षेत्र माना गया है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल है जो जैन कवि पुष्पदंत थे, उन्होंने इसको अपनी कृति में डिफाइन किया है। प्राचीन हरियाणा में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे था। अब आपको ये बात याद रखनी है क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो घुमा के पूछ लिए जाते हैं। अब पूछ लिया जाता है हरियाणा कौन सी नदी के किनारे स्थित था प्राचीन काल में? तो अगर हाँ किसी ने पढ़ा नहीं है तो वो तो सिर्फ यही कहेगा यमुना नदी के किनारे, क्योंकि वो तो वर्तमान में है ना यमुना नदी के किनारे। लेकिन वो प्राचीन काल में कैसे था? सरस्वती नदी के किनारे था। और जो अभी ये वर्तमान की बात करें तो कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे पे है हरियाणा। तो आपको ये छोटे छोटे फैक्ट ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में जब एग्जाम देते हैं तो एग्जाम का प्रेशर ही इतना होता है कि जो चीजें हमें आती हैं वो भी धीरे धीरे माइंड से स्किप होने लगती हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम पे। तो आपको थोड़ा अच्छे से ये याद करना है, प्रिपेयर करना है, रिवीजन करनी है इसकी अच्छे से, ताकि आप ना भूले कि प्राचीन काल में जो सरस्वती नदी के किनारे था और जो वर्तमान में है वो यमुना नदी के किनारे पे है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। हरियाणा के प्राचीन इतिहास के साधन। यदि हमें हरियाणा के बारे में बात करनी है, उसके प्राचीन इतिहास के बारे में बात करनी है, तो कोई ना कोई सोर्स हमारे पास होने चाहिए, ताकि हम अच्छे से उसको जो है पढ़ें, अच्छे से उसकी वो इंफॉर्मेशन निकालें वहां से कि किस प्रकार हरियाणा का जो है इतिहास रहा है। तो उसके लिए हमारे पास विभिन्न जो है सोर्स हैं, साधन हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्राचीन हरियाणा के इतिहास के साधनों को अध्ययन करने की सुविधा के लिए हम 3 भागों में बांटते हैं। जिस प्रकार इंडिया हिस्ट्री को या हरियाणा की हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं,
प्राचीन, मध्य और वो आधुनिक। उसी प्रकार अगर हमें हरियाणा के प्राचीन इतिहास की बात करनी है, उसके सोर्स की बात करनी है, तो हम उसको 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साहित्यिक सामग्री, पुरातात्विक सामग्री और आधुनिक सामग्री। इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारे पास साहित्यिक सामग्री है उसमें देखिए क्या आते हैं, हमारे वैदिक साहित्य आते हैं, जैन साहित्य आते हैं, बौद्ध साहित्य आते हैं, महाभारत का संस्कृत साहित्य आता है, विदेशियों का विवरण आता है। ठीक है जी। अब हम इनको अलग अलग देखते हैं, अलग अलग पार्ट्स में, कि जो वैदिक साहित्य होता है, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, महाभारत का क्या रोल रहा है हरियाणा में, और विदेशियों का विवरण। इट मीन्स विदेशियों का विवरण से हमें बात निकल कर आती है कि जो विदेशी भारत में आए, भारत को स्टडी करने के लिए, या यहाँ के जो है धर्म से प्रभावित होकर जो इंडिया आए, वो जैसे आए, उन्होंने यहाँ पर स्टडी करी, तो उनके जो बुक्स हैं उनसे भी हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो उसके बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। अब वैदिक साहित्य अपने आप में वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये अच्छे से मैंने अपनी जो इंडिया की हिस्ट्री है, एंशंट हिस्ट्री, उसमें कवर करा दिया है, आप वहां से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ ओनली उन सोर्स के बारे में बात करेंगे जिनसे हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। तो वैदिक साहित्य से हमें हरियाणा के कौन सी जानकारी मिलती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हरियाणा की सामाजिक, आर्थिक, जीवन की जानकारी हमें ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। अगर हमें हरियाणा का जो सोशल लाइफ थी, ठीक है जी, जो आर्थिक जीवन था, इकोनॉमिक लाइफ थी, उसके बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है तो हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? हमें ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पता होना चाहिए। इसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलेगी। ऋग्वेद से इसकी जानकारी मिलती है, शतपथ ब्राह्मण से, और ऐतरेय या उपनिषद में इसकी जानकारी मिलती है। अगर आपको हरियाणा को अच्छी प्रकार से स्टडी करना है तो आपको इन सोर्स से उसकी जानकारी मिलती है, और ये सोर्स किस में गिने जाते हैं? हमारे वैदिक साहित्य में गिने जाते हैं, क्योंकि वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही उसी कालक्रम में इनकी रचना हुई है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। अधिकांश वैदिक साहित्य वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक आदि की रचना हरियाणा में हुई है। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है कि प्राचीन काल के जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ हुए हैं, हमारे माननीय ग्रंथ हुए हैं, उनकी सारों की रचना कहाँ होती है? एक छोटे से एरिया हरियाणा में होती है। तो हरियाणा का जो प्रसिद्ध होना है, यहाँ से भी पूरा क्लियर हो जाता है कि उस टाइम पर भी हरियाणा का क्षेत्र था जो, वो कितना प्रसिद्ध था कि इतने बड़े बड़े ग्रंथों की, वेदों की जो रचना है वो ये हरियाणा के अंडर हो रही है। जैन साहित्य में अग्रोहा धर्म जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट देखिए यहाँ पर आता है कि जो जैन साहित्य था हमारा, जो प्राचीन काल में हमारे ग्रंथ हुए हैं, धर्म हुए हैं, तो उनका केंद्र कौन सा था? अग्रोहा था हमारे पास। जैन साहित्य में रोहतक का कई जगह पर उल्लेख मिलता है। ठीक है जी। अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जो हमारा हरियाणा का जिला है रोहतक, उसका भी काफी बार उल्लेख मिलता है, काफी जगह उसका उल्लेख मिलता है। तो आपको यहाँ तक आइडिया हो गया है कि हरियाणा कितना प्रसिद्ध था प्राचीन काल में भी, क्योंकि हर पॉइंट्स पे हरियाणा का जिक्र मिल रहा है, चाहे वो वैदिक साहित्य हो, चाहे हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो हर जगह हमें हरियाणा का जो है नाम मिलता है, हरियाणा का एक जिक्र मिलता है, जो हमारी हरियाणा की हिस्ट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब बात करते हैं हम बौद्ध साहित्य के बारे में। दिव्य वरदान से हमें हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के विषय में जानकारी मिलती है। अगर बौद्ध साहित्य की बात करें तो हमें हरियाणा के जो हरियाणा ये बौद्ध धर्म था, ठीक है जी, केवल जो हमारा बौद्ध धर्म था वो न केवल दक्षिण भारत में
न केवल अदर कंट्री में, बल्कि जो हरियाणा का छोटा सा क्षेत्र था उसमें इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। इट मीन्स जो हरियाणा का एरिया था, ठीक है जी, उसके उस एरिया के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? बौद्ध धर्म से मिल रही है। ठीक है, इतने बड़े ग्रंथ में एक छोटे से एरिया के बारे में बात करना बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए, तो हमें ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। दिव्य वरदान ने हरियाणा के 2 बौद्ध केंद्रों रोहतक तथा अग्रोहा का वर्णन किया है। जो हरियाणा में जो बौद्ध धर्म के केंद्र थे, एक हमारा रोहतक था, दूसरा हमारा अग्रोहा था, तो इसके बारे में भी वर्णन किया है। महाभारत के अर्नायक पर्व में हरियाणा के अनेक महत्वपूर्ण स्थानों का वर्णन मिलता है। महाभारत में तो मिलेगा ही, क्योंकि जो महाभारत का हमारा युद्ध हुआ है वो कुरुक्षेत्र में हुआ है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ है, तो यहाँ पर वर्णन मिलना तो स्वाभाविक सी हमारी बात हो जाती है। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है तथा पतंजलि के जो महाभाष्य में हरियाणा के बारे में उपलब्ध जानकारी हमें मिल जाती है। देखिए कितने बड़े बड़े ग्रंथ है हमारे ये, ठीक है जी, कितनी बड़ी बड़ी कृतियां हैं और इनमें हरियाणा की जानकारी मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आपको ये बुक्स भी याद रखनी है, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अष्टाध्यायी है, जो पतंजलि है, काफी सारी बुक्स दे देंगे आपको ऑप्शन में, बताइए हरियाणा की जानकारी इनमें से किस में से मिलती है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे घुमाता है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी कंसेप्ट को लेकर कितनी क्लैरिटी है, कितना आपको क्लियर है, कितनी बार आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन करी है, वो मैटर करता है। तो आपको ये छोटे छोटे चीजें जो है याद रखनी है। सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि ब्राह्म भट्ट द्वारा हर्ष चित्र में हमें 6वीं तथा 7वीं शताब्दी में हरियाणा की जानकारी मिलती है। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात हमारी यहाँ पर निकल कर आती है कि जो सम्राट हर्षवर्धन के जो कवि थे, दरबारी कवि थे ब्राह्म भट्ट, तो उन्होंने एक जो है पुस्तक की रचना करी थी हरिश्चित्र की, ठीक है जी, उसमें भी हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। चीनी यात्री फाही हान ने अपने यात्रा वृतांत का मतलब होता है सफरनामे। इट मीन्स वो कितनी जगह पर घूमे, है ना, कितनी चीजों को उन्होंने स्टडी किया, कितने क्षेत्र को उन्होंने स्टडी किया, वो होता है हमारा सफरनामा, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना और इंफॉर्मेशन निकालना। तो उसमें भी हरियाणा का वर्णन किया गया है। जो चीनी यात्री फाही हान थे, ठीक है जी, वो एक्चुअली यहाँ ज्यादा तो धर्म से प्रभावित होकर आए थे, बौद्ध धर्म जैन धर्म से प्रभावित होकर आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने स्टडी किया, ठीक है जी, तो घूमे, है ना वो, तो उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी और उसमें हरियाणा का वर्णन किया है, ठीक है, अपने सफरनामा में उसने हरियाणा का वर्णन किया है। चीनी यात्री कौन था? वो फाही हान, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आ जाता है हमारे पास पुरातात्विक सामग्री। पुरातात्विक सामग्री में, लेकिन इससे पुरातात्विक सामग्री को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा क्विक रिवीजन लेंगे। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है जो हमारी साहित्यिक सामग्री होती है, साहित्यिक सामग्री में हमारा आ जाता है वैदिक सामग्री, वैदिक साहित्य आ जाता है, जिसमें हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या जो महाभारत जो युद्ध हुआ था, या हमारे जो कितने यात्री इंडिया में आए, वो हमने पढ़ा कि उन्होंने अपनी पुस्तकों में किस प्रकार हरियाणा का वर्णन किया है, वो तक अभी तक हमने पढ़ा। अब आगे का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है पुरातात्विक सामग्री। अब पुरातात्विक सामग्री में हम क्या पढ़ेंगे वो आपको देखना है। सर अलेक्जेंडर कलिंगम प्रथम व्यक्ति थे, याद रखना है, जिन्होंने वर्ष 1862 में हरियाणा क्षेत्र का अन्वेषण किया था। इट मीन्स इसको स्टडी किया था, हरियाणा क्षेत्र को स्टडी किया था। कब किया था जी? 1862 में किया था। और कौन करने वाले थे? सर अलेक्जेंडर कलिंगम। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। और जो हरियाणा का पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1974-75 में बनावली तथा अग्रोहा एक
कुशाल की खुदाइयां की गई है। अब जब ये था हरियाणा का जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बना, तो इसने अच्छे से हरियाणा के इतिहास को और जानने के लिए इन्होंने एक विभाग बनाया, और जहां पर इनको जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं ये वहां की खुदाई करते हैं। इन्होंने खुदाई करी थी 1974-75 में। कहाँ की करी थी? बनावली की करी थी, अग्रोहा की करी थी। तो ये इतिहास को और अधिक अच्छी तरह से बेटर बनाने के लिए, अच्छी तरह से पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए खुदाइयां करते हैं, ताकि और अच्छे से अच्छे सोर्स निकल कर आए हरियाणा के इतिहास को जानने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम पुरातात्विक सामग्री अध्ययन की सुविधा के लिए हमें 5 भागों में विभाजित करते हैं। देखिए, पुरातात्विक सामग्री क्या होती है? जो हमें साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य क्या मिलते हैं? जैसे हमें इसको हम 5 भागों में डिफाइन करते हैं। और साक्ष्य क्या मिलते हैं? जैसे अभिलेख हो गए, जैसे अशोक के अभिलेख हो गए, हमारे पास शिलालेख हो गए, तो इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सिक्के हो जाते हैं हमारे पास, मुद्रांक हो जाते हैं, मूर्तियां हो जाती हैं, स्मारक हो जाते हैं। तो इनसे ये किस में डिफाइन होते हैं? हमारे पुरातात्विक सामग्री में होते हैं। ठीक है जी। और इनसे हमें बहुत हद तक, बहुत ज्यादा हमें इनसे इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है। जो प्राचीन इतिहास है उसको स्टडी करने के लिए, उससे अच्छी प्रकार से समझने के लिए हमें ये सोर्स क्या करते हैं? बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो अब हम इनको भी आगे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इनको डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं, बात कर लेते हैं अभिलेख के बारे में। ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास अभिलेख। हरियाणा से हमें अभी तक 5 श्रेणियों के 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर निकल कर आता है, जो हरियाणा है उससे हमें कितने अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं। तो कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख टोपरा स्तंभ अभिलेख है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, याद रखनी है कि जो सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? टोपरा स्तंभ अभिलेख। टोपरा स्तंभ अशोक कालीन है और इस पर सम्राट अशोक के समय 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के 7 अभिलेख अंकित है। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा फैक्ट निकल कर आता है कि जो एक तो हमें याद रखना है हरियाणा में कितने मिले हैं? 37 अभिलेख मिले हैं। दूसरा, सबसे प्राचीन कौन सा है हमारे पास? टोपरा का स्तंभ अभिलेख है। और तीसरा, टोपरा का स्तंभ अभिलेख है वो किसका समकालीन है? किसका कालीन है? वो अशोक का है। और कितने उस पर और अधिक अभिलेख मिले हैं? कितने मिले हैं? 7 अभिलेख मिले हैं, जिसकी लिपि ब्राह्मणी और भाषा संस्कृति है। आपको ये लिपि और भाषा भी याद रखनी है कि उन अभिलेखों की जो लिपि है वो क्या है और जो भाषा है वो क्या है। शुद्ध से प्राप्त दूसरा प्राचीन अभिलेख भारत में 12 खड़ी की लिखाई का सर्वाधिक नमूना है। देखिए जी, जो 12 खड़ी है, ठीक है जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है उसको 12 खड़ी ये पढ़ाई जाती है। तो उसका सबसे प्राचीन अभिलेख, सर्वाधिक पुराना नमूना कहाँ मिला है हमें? वो हमारे हरियाणा में ही मिला है। ठीक है जी। जो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो हमें शुद्ध से प्राप्त हुआ है। यह भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है और ये नमूना अब कहाँ पहुंच गया है? भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय में पहुंच गया है। और विद्वानों ने इसे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का माना है। जब इसकी अच्छे से स्टडी करी गई, ठीक है जी, इस अभिलेख की अच्छे से स्टडी करी गई तो ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का माना गया। मतलब बहुत ज्यादा ये पुराना माना गया है। और ये कहाँ से मिला था? ये हमारा हरियाणा से मिला था। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हरियाणा से मिल रही हैं, तो आपको याद रखनी है। और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जिस एरिया में आप रहते हो, ठीक है जी, अगर उसके बारे में इतने अच्छे फैक्ट निकल कर आए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
और अच्छा भी लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में। तो हरियाणा के जो कैंडिडेट हैं तो इन फैक्ट को अच्छे से याद कर ले। आप एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते अगर आप इंटरेस्ट के साथ इन चीजों को पढ़ते हो। आगे बात कर लेते हैं हम सिक्कों के बारे में। अभी बात करी थी हमने इस अभिलेख के बारे में, अब बात कर लेते हैं सिक्कों के बारे में। हरियाणा प्रदेश का 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक का इतिहास काफी हद तक सिक्कों के आधार पर टिका है। अब सिक्कों के आधार पर तो टिका ही होगा क्योंकि उस समय में जो है हमारा सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था, क्योंकि राजवंश थे, इतने बड़े बड़े साम्राज्य थे, मगध साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था, तो अपने नाम के इन्होंने सिक्के चलाए। तो सिक्के जो है काफी कुछ डिफाइन कर देते हैं, उस समय के बारे में काफी कुछ जानकारी हमें दे देते हैं। तो जो चाहे हरियाणा का इतिहास हो, चाहे हमारा इंडिया का इतिहास हो, ज्यादा से हमें अभिलेखों या सिक्कों पर आधारित मिलता है, क्योंकि उस समय जो थे शासक थे वो सिक्कों पर या अभिलेखों पर अपना जो है अपने बारे में डिफाइन करवाते थे कि ये किस प्रकार का राजा रहा है, ठीक है, किस प्रकार का राजवंश रहा है उसके बारे में। तो हमें सिक्कों और अभिलेखों से काफी ज्यादा जानकारी मिल जाती है। तो ये हमारा सुंग, नौरंगाबाद, अग्रोहा आदि स्थानों से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले की आहत मुद्राएं मिली हैं। आपको ये जो क्षेत्र है ये याद करने हैं। सुध, नौरंगाबाद, अग्रोहा, इनसे क्या मिली है? आहत मुद्राएं मिली हैं। और कौन सी शताब्दी में मिली है जी? दूसरी शताब्दी में मिली है। खोकराकोट से इंडो ग्रीक शासकों से सिक्के प्राप्त हुए हैं। खोकराकोट और औरंगाबाद से हुनश एवं कनिष्क प्रथम के सिक्कों के सांचे प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है यहाँ योद्धाओं की टकसाल थी। देखिए अब सिक्कों ने इतनी अच्छी जो है इंफॉर्मेशन हमें दे दी है, तो हम ज्यादातर इतिहास हमारा सिक्कों के ऊपर मानते हैं। आगे बात करते हैं जो करनाल, जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा का एक जिला है। जगाधरी, बूडिया तथा सोन आदि जगहों से हमें कुनिशुद्धों के सिक्के भी मिले हैं। मीताथल कहाँ पड़ता है? हमारा भवानी में पड़ता है। से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और इसने सिक्कों पर ही ज्यादा वर्क किया है, क्योंकि इसके सिक्कों पर जो इसने सिक्के चलाए थे उन पर इनको जो मतलब ये संगीत का बहुत ज्यादा प्रेमी था, संगीत से इसके बहुत ज्यादा जो है प्यार था, जिसने सिक्कों पर भी डिफाइन किया है। इसको वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है। तो इसके जो काल है हमारा समुद्रगुप्त का, इसके सिक्के हैं उससे भी हमें बहुत ज्यादा जानकारी मिल जाती है। तो ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है? हरियाणा के मीताथल यानी भवानी से मिलती है, क्योंकि यहाँ किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं? समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। जो कपाल मोचन है ये बिलासपुर के पास पड़ता है। कपाल मोचन हरियाणा के बिलासपुर के पास पड़ता है, जो यमुनानगर जिला है वहां। चांदी का एक इंडो सरियाशन सिक्का प्राप्त हुआ है। कपाल मोचन से भी इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल रहे हैं। अग्रोहा, बरवाला और औरंगाबाद से अग्रजन के बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं। खोरकाकोट, सुध तथा बूडिया से पूर्व मध्यकालीन प्रतिहार, तोमर, चौहान आदि शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखिए कितने मतलब जो है शासकों ने सिक्कों के बारे में ही बात करी है, जिससे हमें काफी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात कर लेते हैं मुद्रांक के बारे में। अभी तक बात करी है अभिलेखों के बारे में और सिक्कों के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम मुद्रांक के बारे में। हरियाणा में अग्रोहा, नौरंगाबाद, खोकराकोट रोहतक में पड़ता है। सुंद, दौलतपुर कुरुक्षेत्र में पड़ता है। राजा कर्ण का किला कुरुक्षेत्र, यह पोलर आदि स्थानों से भारी मात्रा में मुद्रांक मिले हैं। इन एरिया से, इन क्षेत्र से हमें मुद्रांक मिले हैं।
जिसमें से अधिकांश झज्जर के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। जो झज्जर है हमारा हरियाणा का सिकतरेक, ठीक है जी, वहां उसके संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं ये मुद्रांक जितने भी मिले हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मूर्तियां। देखिए, चाहे वो कोई भी हिस्ट्री हो, आप कोई भी हिस्ट्री मान लीजिए, वर्ल्ड की हिस्ट्री हो, इंडिया की हिस्ट्री हो, किसी भी कंट्री की हिस्ट्री हो, जो मूर्तियां होती है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है हिस्ट्री को समझने के लिए। क्योंकि मूर्तियां देखो, पहले प्राचीन काल में, मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक के से हटकर एक बात बताती हूँ। प्राचीन काल से हमें क्या था, अपने मनोरंजन के लिए कोई साधन नहीं होते थे लोगों के पास, तो वो अपना मनोरंजन करने के लिए जो मिट्टी थी उससे मूर्तियां बना देते थे। और मूर्तियों का उनको कोई शेप नहीं पता थी, तो वो ऐसे ही अपने बच्चे की थोड़ी मतलब कलाकृति बना दी, अपनी वाइफ की बना दी, है ना। जो उनके पास जो थे जानवर थे उनके बारे में मूर्ति बना दी, जो जिस घर में रहते थे वो उसकी मूर्ति बना दी, गुफाओं में रहते थे गुफाओं की मूर्ति बना दी। बात निकल कर आती है कि मनोरंजन भी हो रहा है और उस टाइम का हमें एक सोर्स भी मिल जाता है कि लोग यहाँ अपना जीवन कैसे यापन करते थे, ठीक है, किस कंडीशन में रहते थे, किस प्रकार वस्त्र रहते थे, उनके आभूषण रहते थे, वो सारा हमें कहाँ से पता चलता है, मूर्तियां। इसलिए हिस्ट्री में, इतिहास में मूर्तियां बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। तो अब हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं मूर्तियों के बारे में। हरियाणा से प्राप्त अधिकांश मूर्तियां धार्मिक संप्रदायों, ठीक है जी, मतलब धार्मिक, अभी मैंने क्या बताया, मनोरंजन के लिए। मनोरंजन का दूसरा, एक तो मनोरंजन होता था जो लोग खाली समय में मूर्तियां बना देते थे, दूसरा वो धर्म से बहुत प्रभावित थे, ठीक है जी, मतलब अपने जो देवता थे उनको बहुत ज्यादा पूजा करते थे, ठीक है जी, तो उनको मतलब उनको उनकी मूर्ति बना देते थे। संप्रदायों वैष्णव, बौद्ध तथा जैन आदि धर्मों से संबंधित थी। मतलब मूर्तियों को लोग अपने धर्म से भी जोड़ते थे। वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से लोगों ने मूर्तियों को जोड़ा हुआ है। हालांकि कुछ धर्मेतर विषयों पर भी बनी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई है। हरियाणा से प्राप्त कुछ धार्मिक मूर्तियां पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा से बनी हुई है। अब पक्की मिट्टी से बात कर लेते हैं। वो पहले जैसे मूर्ति बना दी, ठीक है, कच्ची मिट्टी की बना दी, उसको पकाते थे वो, ठीक है, ताकि मूर्ति ना टूटे। उसको बनाते थे पक्की मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती थी, तो वो किससे बनी होती थी, फिर टेराकोटा से हम उसको डिफाइन करते थे। हरियाणा से प्राप्त मूर्तियां दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं 11वीं शताब्दी तक की है। जो हम अब हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, हमें हरियाणा से जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं 11वीं शताब्दी तक की हैं। हरियाणा में शुंग कालीन मूर्तियां का प्रधान केंद्र शुंग के आसपास था। देखिए ये एरिया शुंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें अभिलेख भी मिल रहे हैं, सिक्के भी मिल रहे हैं, और अब बात आती की मूर्तियां भी मिल रही हैं, तो ये आपको याद रखना है। कुषाण कालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र रोहतक था या इसके आसपास का जो एरिया होता था वो था। ठीक है, मूर्तियों के बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हरियाणा से प्राप्त पूर्व मध्यकालीन मूर्तियां अधिकांश प्रतिहार तथा तोमर युगीन है। जो हरियाणा से हमें प्राप्त हुई हैं मूर्तियां, वो किस जो है मध्यकाल में किससे जो है संबंधित हैं, वो है प्रतिहार तथा तोमर युगीन के बारे में। अब बात कर लेते हैं स्मारक के बारे में। हिस्ट्री में स्मारक है जो वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे पास। तो स्मारक है अगला टॉपिक। थानेश्वर में सम्राट हर्षवर्धन का महल तथा किला एवं राजा करण के किले से अवशेष अवस्थित है। ठीक है जी, मतलब स्मारक के उसमें हम किलों की बात करते हैं, जो हमारे किले होते हैं, जैसे हर्षवर्धन का महल हो गया, ठीक है जी, जो कहाँ पड़ता है हमारा थानेश्वर में पड़ता है। थानेश्वर कहाँ पड़ता है हमारा, कुरुक्षेत्र में पड़ता है।
एवं किला राजा करण के किले से अवशेष जो है मिलते हैं। तो स्मारक में हम महल और किलों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो प्राचीन है या मध्यकालीन किले हैं, महल हैं, उनसे भी हमें वो सारी जानकारी मिलती है। झांसी का किला जो अब खंडर में तब्दील हो गया, प्राचीन काल का है। ये झांसी का किला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था प्राचीन काल में, लेकिन अब ये एक खंडर बन गया है, क्योंकि बिल्डिंग, अब आपको ये तो पता है कि बिल्डिंग पुरानी हो जाती है तो हम उसको खंडर बोलते देते हैं, तो ये खंडर बन गया है। 8वीं तथा 12वीं शताब्दी के कुछ खंडर प्राचीन मंदिर जैसे कि रोहतक, पिंजौर, कलायत आदि जगहों पर है। कुछ खंडर हमें इन आसपास के एरिया से भी मिले हैं, जो किस काल के हैं, हमारे प्राचीन काल के। चनेटी में मौर्य कालीन स्तूप का होने का पता चलता है। जो चनेटी है हमारा, ये हमारा कहाँ पड़ता है, जगाधरी में पड़ता है, यमुनानगर के पास ये जगाधरी में पड़ता है चनेटी। ठीक है जी। अशोक के लाट तोपरा, हिसार एवं फतेहाबाद में थी। ठीक है जी। स्मारक के बारे में यहाँ बात हो रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आधुनिक सामग्री के बारे में। अभी तक हमने कितनी सामग्री के बारे में बात करी है, साहित्यिक सामग्री, पुरातात्विक सामग्री, और अब बात करते हैं आधुनिक सामग्री के बारे में। आधुनिक सामग्री में हमें देखना है कि क्या क्या सोर्स हमें मिलते हैं इतिहास को स्टडी करने के लिए। जैसे प्राचीन और हमारे पास साहित्यिक सामग्री, ये प्राचीन और पुरातात्विक सामग्री थी हमारे पास, साहित्यिक थी। इसमें हमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिक्के, अभिलेख, मुद्रांक, मूर्तियां के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है जी। अब हम आधुनिक सामग्री के बारे में बात करेंगे कि आधुनिक सामग्री किन किन सोर्स को कवर करती है और किससे हमें जानकारी मिलती है। आधुनिक काल में हरियाणा के इतिहास से संबंध काफी शोध हुआ, स्टडी हुई, एक्सपेरिमेंट हुए, जिससे बहुत से ऐतिहासिक साधनों की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है जी। अब हमें देखना है कि वो कौन कौन से ऐतिहासिक साधन रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुस्तकें। हरियाणा के इतिहास की जानकारी हमें आधुनिक काल में लिखी गई दो प्रकार की पुस्तकों में मिलती है। ठीक है जी। अगर हमें हरियाणा की जानकारी के बारे में, हरियाणा के बारे में जो है इंफॉर्मेशन लेनी है, जानकारी लेनी है, तो हमें आधुनिक काल की 2 प्रकार की जो है बुक्स हैं, उनसे जानकारी मिलती है। जो फर्स्ट बुक है वो है पुस्तकें जो भारत के इतिहास कि किसी महत्वपूर्ण युग के प्रसंग को लेकर लिखी गई है, जिसमें हरियाणा के इतिहास के कुछ विशेष पर प्रकाश डाला है। ये मैं आपको समझा देती हूँ। पहली पुस्तकें वो आ जाती हैं, फर्स्ट बुक वो हो जाती हैं, जिसमें जैसे भारत के इतिहास में हमारा क्या रहा है, महाभारत का युद्ध फेमस रहा है। ठीक है जी। प्राचीन काल में ऋग्वेद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म फेमस रहे हैं। ठीक है जी। तो इनमें हरियाणा की कुछ पार्ट्स के बारे में बता दिया, या हरियाणा में इनका अस्तित्व हुआ, इनका उदय हुआ कुछ एरिया में, तो पर्टिकुलर उस टॉपिक के बारे में, उस एरिया के बारे में बात करती हैं फर्स्ट टाइप की बुक्स। मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा हरियाणा के बारे में बता दिया, तो वो किस प्रकार की बुक में, फर्स्ट बुक में कंप्लीट होगा हमारा। ठीक है जी। मतलब थोड़ी बहुत जानकारी हरियाणा के बारे में दे दी, कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी। सेकंड है हमारे पास द्वितीय, जो सीधे तौर पर हरियाणा से संबंध है। सीधे तौर पर हरियाणा से संबंध है, मतलब जो हरियाणा के बारे में ही लिखी गई हो, मतलब सारा कुछ उनमें हरियाणा का ही हो, चाहे हरियाणा की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक किसी प्रकार की जो है व्यवस्था हो, वो सीधे तौर पर हरियाणा के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है। फर्स्ट बुक हो गई, कहीं कहीं पे हरियाणा का रोल आ गया, लाइक जैसे ऋग्वेद में आ गया, जैन धर्म में आ गया, बौद्ध धर्म की पुस्तकों में आ गया, कहीं कहीं पे हरियाणा का रोल आ गया। सेकंड बुक में हम कंप्लीट करेंगे कि जो बिल्कुल ही हरियाणा के ऊपर लिखी गई हो। ठीक है जी। तो श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित हरियाणा का इतिहास से हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। अब जो लेखक हुए हैं हमारे पास राम शर्मा आचार्य,
इन्होंने हरियाणा का इतिहास जो पुस्तक लिखी है उसमें इन्होंने हरियाणा के बारे में ही बात करी है। हरियाणा की हर कंडीशन पे बात करी है, हरियाणा की हर स्थिति परिस्थिति के बारे में बात करी है। तो आधुनिक सामग्री में हम इसको बहुत अच्छा सोर्स मान लेते हैं क्योंकि ये हरियाणा के बारे में बात कर रहे हैं, हरियाणा के बारे में इन्होंने सारी जानकारी अपनी बुक में दी है। अब बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल। मैंने आपको जो हमारी इंडिया हिस्ट्री है उसमें ये सारे टॉपिक वैसे तो कवर करा दिए हैं प्राचीन भारत में, ठीक है जी, लेकिन यहाँ हम हरियाणा के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़े थोड़े फैक्ट मैंने वो डाले हैं जो सिर्फ हरियाणा से ही लिंक करते हैं। ठीक है, हरियाणा की जो है मतलब हरियाणा की जो जानकारी है जिनसे हुई है सीधा तौर पर उनसे ही लिंक करते हैं, वो फैक्ट मैंने इसमें डाले हैं, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट आपको नहीं डाले हैं, सिर्फ हरियाणा के बारे में ये बात करते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल के बारे में। भारत में पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के विषय में शोध लगभग 150 वर्ष पुराना है। ठीक है जी, अगर हम पूरा पाषाण की बात करें तो इसके बारे में जो है कितना पुराना है, 150 वर्ष पुराना शोध माना गया है। हरियाणा प्रदेश में चंडीगढ़ पिंजौर के आसपास से प्राप्त एक खोपड़ी के वैज्ञानिक अध्ययन के पश्चात डॉक्टर पिलग्रिम्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ मानव रहता था। देखिए कितनी बड़ी बात हरियाणा की हिस्ट्री में निकल कर आती है कि जो हमारा चंडीगढ़ के आसपास का एरिया है वहां से एक खोपड़ी प्राप्त हुई है। खोपड़ी प्राप्त हो गई तो वैज्ञानिक हैं उन्होंने उसको स्टडी किया, ठीक है जी, उसको अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये खोपड़ी 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व, देखिए कितना बड़ा टाइम यहाँ पर टाइम पीरियड निकल कर आता है, यहाँ मानव रहता था। मतलब इतने साल पहले यहाँ मानव रहता था, उसका निष्कर्ष यहाँ निकाला है केवल और केवल एक खोपड़ी से। ठीक है जी, तो हरियाणा से प्राप्त निम्न पूरा पाषाण काल के अजोर में पत्थर खुरचने प्रमुख हैं। ठीक है जी, अगर हम निम्न पूरा पाषाण की बात करें तो पत्थर और खुरचने हमें प्रमुख मिलते हैं क्योंकि इस टाइम पर जो है आदि मानव के उसमें हमारा जो जीवन चल रहा था वो खुरचने तैयार करने लगा था, पत्थर से बने हुए औजार हमें मतलब तैयार करने लगा था, चाहे वो मांस के लिए करता था या शिकार करने के लिए। हरियाणा से प्राप्त मध्य पूरा पाषाण काल में औजारों में खुरचने, गंडासे, वेदक, सुआ एवं कुल्हाड़े प्रमुख हैं। अगर मध्य पूरा पाषाण की बात करें तो उसमें ये औजार जो है प्रमुख रहते हैं। आगे बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल। हरियाणा में शिवालिक की नीची श्रेणियों में जिसको पिंजौर या कालका का क्षेत्र भी कहा जाता है, कई स्थानों पर नवपाषाण युगीन साक्ष्य हमें मिले हैं। याद रखनी है, जो हमारा पिंजौर वाला इलाका है कालका के पास जो पंचकुला है, ठीक है जी, तो वहां ये नवपाषाण युगीन साक्ष्य हमें मिले हैं। आदि ऐतिहासिक काल। हरियाणा में आदि ऐतिहासिक कालीन संस्कृति के चिन्ह सीसवाल, एक सीसवाल सभ्यता रही है हरियाणा में, जिला हिसार में रही है नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। मतलब अगर हमें इस जो सीसवाल सभ्यता है इसके बारे में जानकारी मिलनी है तो वो किस स्थान से मिलेगी, हरियाणा के हिसार जिले से मिलेगी। ठीक है जी, जो आदि इतिहासकालीन जो है संस्कृति का एक चिन्ह है। यही कारण है कि हमें इस संस्कृति को सीसवाल संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, क्योंकि यह हरियाणा में एक सीसवाल सभ्यता थी। जिस प्रकार पूरे इंडिया में सिंधु सभ्यता के बारे में बात करी जाती है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करी जाती है, इसी प्रकार हरियाणा में सीसवाल संस्कृति, सीसवाल सभ्यता के बारे में बात करी जाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। सर्वप्रथम सीसवालिया लोग दृश्य नदी घाटी में आकर बसे थे।
आधुनिक महेंद्रगढ़ जिले में शीश वाली बस्तियों का मिलना महत्वपूर्ण बात है। ठीक है जी, क्योंकि ये हिसार वाला जिला था, आसपास का महेंद्रगढ़ वाला जिला भी कहीं ना कहीं इससे लिंक था, तो यहाँ भी बस्तियों का मिलना एक महत्वपूर्ण बात है। पुरातत्ववेताओं के अनुसार लगभग लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास राजस्थान की तरफ से कुछ कृषिक लोगों द्वारा दश नदी के घाटी में आकर बसने व कृषि कार्य प्रारंभ करने के साथ ही हरियाणा में सीसवाल सभ्यता का उदय हुआ। अब यहाँ पर मोटी मोटी बात क्या निकल कर आती है, जो सीसवाल सभ्यता के लोग थे वो कहाँ से आए थे, हमारे राजस्थान से आए थे। और किसके रूप में आए थे, वो कृषक के रूप में आए थे, किसानों के रूप में आए थे, जिन्होंने हरियाणा में किस सभ्यता का निर्माण किया, किस सभ्यता का उदय किया, सीसवालिया सभ्यता का उदय किया। आगे बात निकल कर आती है, सीसवालिया संस्कृति मुख्यतः कृषि सभ्यता थी। अब नेचुरल सी बात है, कृषि सभ्यता तो होगी ही, क्योंकि ये लोग कृषि के पर्पज से आए थे। और हरियाणा में ही क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर हरियाली थी बहुत ज्यादा, इसलिए ये राजस्थान से निकलकर हरियाणा में जब आए तो कृषिक बनकर आए। इन्होंने सोचा कि यहाँ पर अच्छी भूमि है, उपजाऊ भूमि है, अच्छे से कृषि करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी सभ्यता मानी जाती है, सीसवालिया सभ्यता हमारी कृषक सभ्यता मानी जाती है। आगे बात कर लेते हैं हम, सीसवाल तहसील ये हिसार में पड़ता है। हिसार से 26 किलोमीटर दूरी पर पश्चिमी दिशा में चोटांक जो नदी है के पर स्थित था। ठीक है जी, ये सीसवाल सभ्यता जो है कहाँ स्थित थे, चोटांक नहर के ऊपर स्थित था। वर्ष 1968 में सीसवाल की पुरातात्विक महत्ता की ओर विद्वानों का ध्यान तब गया जब वहां से अति प्राचीन युग के अवशेष मिले। मतलब जो 1968 में हमें विद्वानों का जो ध्यान गया वो तब गया क्योंकि वहां से जब उसकी खुदाई कर रहे थे, सीसवाल सभ्यता जो हिसार के पास बसी हुई थी हिसार में, तो हिसार की जब खुदाई करने लगे तो वहां से हमें कुछ प्राचीन अवशेष मिले। अब प्राचीन अवशेष मिलते ही वहां की और खुदाई करने लग गए, जिसके कारण हमें वहां से बहुत सारे प्राचीन अवशेष और ज्यादा मात्रा में प्राप्त होने लगे। वर्ष 1970 में पंजाब विश्वविद्यालय के जो डॉक्टर सूरज भान द्वारा सीसवाल में खुदाई की गई। अब आपको ये याद रखना है, 1968 में तो पता लग गया था कि यहाँ पर कुछ है, मतलब प्राचीन अवशेष है। तो 1970 में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके जो डॉक्टर सूरज भान थे उन्होंने सीसवाल सभ्यता की जो है खुदाई कराई थी। सीसवाल में मिले बर्तनों की लाल भूमि है और इस पर सफेद व काला पोत किया हुआ है। मतलब जो सीसवाल सभ्यता से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं हमारे, वो कैसे थे, वो लाल कलर के थे। ठीक है जी, और उन पर कैसे मतलब उनको डिजाइन किया गया था, सफेद व काला पोत किया गया था, मतलब काले रंग का भी उसको यूज किया गया था और सफेद रंग का भी उस पर यूज किया गया था। सीसवाल में मिले कुछ बर्तन भांडे स्लेटी रंग के भी मिले हैं, मतलब लाल भूमि तो थी ही, उस पर क्या यूज करते थे, सफेद या काला रंग यूज करते थे। और यहाँ से हमें स्लेटी रंग के जो है बर्तन भांडे भी प्राप्त हुए हैं। सीसवाल में मिले बर्तन भांडे काली बंगा यानी राजस्थान के स्थान से मिली सामग्री से एकदम मेल खाते हैं। अब वहां की अब ये तो रहा हमारा हरियाणा, ये रहा हमारा राजस्थान, तो इनकी जो सभ्यता से क्यों मेल खा रही हैं वो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, क्योंकि जो राजस्थान के लोग थे वो ही हरियाणा आए थे कृषि करने के लिए, तो वो कैसी सभ्यता थी, सीसवाल सभ्यता थी। अब हरियाणा से वो मतलब हरियाणा में भी और राजस्थान में भी कहीं ना कहीं उनका आपस में इंटरलिंक था। ठीक है, तो यहाँ से अगर वो वहां जाते थे या वहां से यहाँ आते थे तो जो अपने बर्तन भांडे थे, ठीक है, अपना जो सामान था जरूरत का सामान, वो चेंज करते रहते थे, तो इसलिए हमें वहां से भी जो है मेल खाते हुए बर्तन भांडे
मिले हैं। कहाँ से? राजस्थान से। अब बात कर लेते हैं शीशवाल से बर्तन भांडों के अतिरिक्त मिट्टी की चरित्र चूड़ियां बनके तथा एक तांबे के हत्थे व गंडासे की शक्ल की एक वस्तु भी मिली है। मतलब न केवल बर्तन भांडों के बारे में बात करी है, चूड़ियां बन के जो उस टाइम पर फीमेल खुद का श्रृंगार करने के लिए यूज करती थी। ठीक है जी, तो ये भी हमें मिले हैं। मीताथल भवानी में एक प्रसिद्ध गांव है जहां से शीशवाल सभ्यता के अवशेष मिले हैं। महेंद्रगढ़ से भी हमें मिले हैं अवशेष। हिसार में तो थी ही ये सभ्यता, और अब भिवानी से भी हमें इसके अवशेष मिलते हैं शीशवाल सभ्यता के। ठीक है, और ये सभ्यता कहाँ से आई थी? राजस्थान से आई थी। मतलब राजस्थान से ही इसका उदय हुआ था। वर्ष 1915-16 में सर्वप्रथम मीताथिल से गुप्तकालीन सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1968 में डॉक्टर सूरजभान पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा मीताथल में उत्खनन करवाया गया। ठीक है जी, मतलब इन्होंने पहले हिसार में जो है खुदाई करवाई थी, जो डॉक्टर सूरजभान हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, और इन्होंने बाद में मीताथल यानी भिवानी में भी जो है खुदाई करवाई थी। मीताथल से प्राप्त पुरातात्विक वस्तु में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मिट्टी के बर्तन हैं जो पक्की हुई लाल रंग की ईंट के रंग की हैं। मतलब पक्की हुई ईंटों से बर्तन बने हुए हैं जो किस कलर की हैं? रेड कलर की हैं। कुछ स्लेटी रंग के भी बर्तन मिले हैं जो कच्ची ईंट भी मिली हैं, और कुछ कच्ची ईंटें भी मिली हैं और स्लेटी रंग के हमें बर्तन भी मिले हैं। आगे बढ़ते हैं हम। राखीगढ़ी या राखी शाहपुर हांसी तहसील जिला हिसार एक प्रसिद्ध गांव रहा है। वर्ष 1964 में पहली बार राखीगढ़ी की प्राचीनता की तरफ पुरातत्वविदों का ध्यान आकर्ष हुआ। राखीगढ़ी भी बहुत ज्यादा जो है फेमस जो है एरिया है। ठीक है जी, और राखीगढ़ी से प्राप्त पुरातात्विक वस्तु में बर्तन भांडों के अलावा चित्रित चूड़ियां भी मिली हैं। ठीक है, शीशवाल सभ्यता से भी हमें चित्रित जो चूड़ियां मिली हैं, और राखीगढ़ी से भी हमें मिली है। राखीगढ़ी से प्राप्त बर्तन भांडे प्राय स्लेटी रंग के थे और भूमि पर काले डिजाइन से चित्रित थे। ठीक है, ये ना आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि जो हमारी ये शीशवाल सभ्यता थी और जो हमारी ये राखीगढ़ी से प्राप्त हमें है ना बर्तन भांडे हो रहे हैं, इनके कलर में आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसलिए आपको ना ये थोड़ी चीजें रिवीजन करनी पड़ेंगी थोड़ी अच्छे से। आपको इनके बीच में डिफरेंस रखना है, मिक्स मत कर देना। हालांकि कुछ बर्तन भांडों पर काले रंग के बजाय सफेद डिजाइन बने हुए हैं। आगे बात कर लेते हैं बनावली के बारे में। बनावली फतेहाबाद जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। बनावली कहाँ पड़ता है? हमारा फतेहाबाद जिले में पड़ता है। वर्ष 1964 में हरियाणा सरकार ने पुरातत्व विभाग ने बनावली में विधित खुदाई प्रारंभ की थी। ठीक है जी, 1974 में इसकी खुदाई हुई थी। शीशवालिया लोगों के घर मिट्टी की कच्ची ईंटों से बने होते थे, वह कहीं कहीं पक्की ईंटें भी मिली होती थी। शीशवालिया लोग तांबे और कांसे का प्रयोग करते थे। सोने का भी यहाँ प्रचलन था। बनावली से सोने के यहाँ मणके हैं और मूल्यवान पत्थरों के जेवर भी मिले हैं। मतलब यहाँ से इतने अच्छे फैक्ट निकल कर आते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो बनावली जो क्षेत्र है वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। आपको ये याद रखना है कि कहाँ से क्या मिला है। बालूजिंद जिला अंतर्गत अवस्थित एक गांव है। वर्ष 1978-79 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई खुदाई से यह पता चलता है कि बालू शीशवालिया सभ्यता से संबंध रखता है। मतलब ये जितने भी आसपास के एरिया थे, ठीक है जी, चाहे वो जींद रहा है हमारा, हिसार रहा है, भिवानी रहा है, महेंद्रगढ़ रहा, आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक थे, और इंटरलिंक होने के कारण ये आपस में इनका व्यापार भी चलता होगा।
ठीक है, आपस में आते जाते भी होंगे, मिलते जुलते भी होंगे, तो इनकी सेम सेम चीजें ना हर क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, तो ये जो शीशवाल सभ्यता थी, इससे ये सारे एरिया प्रभावित थे। बालूक से बर्तनों के अलावा मिट्टी की चूड़ियां, खिलौने एवं मनके भी मिले हैं। देखिए सेम सेम चीजें मिल रही हैं हर जगह से, मतलब अब यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाता है कि ये आपस में इंटरलिंक थे। पशुओं को विधित पालना भी इस समय शुरू हो गया था, मतलब पशुओं को पालना भी इस समय में शुरू कर दिया था लोगों ने। गायें, बैल, बकरी, कुत्ता, सूअर आदि पालतू पशुओं में मुख्य थे। मतलब लोग किस प्रकार के पशु पालते थे? गायें पालते थे, बैल, गाय दूध देने के लिए, बैल जो खेतों में जुताई होती थी, बकरी दूध देने के लिए, कुत्ता इसलिए पालते थे ताकि ये अपनी सुरक्षा कर सके। ठीक है जी, आदि पशु पालते थे। दूध का प्रचलन भी सीसवालिया संस्कृति से प्रारंभ हो गया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है कि हरियाणा में जो दूध का प्रचलन रहता है वो कौन सी संस्कृति से रहता है? वो हमारा सीसवालिया संस्कृति से रहता है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको इनकी रिवीजन बार बार करनी पड़ेगी, तभी आप इनको अच्छे से जो है याद कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा में क्या रोल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। हरियाणा में सर्वप्रथम आने वाले सैंधव लोगों के अवशेष दो जगहों पर क्रमशः सरस्वती नदी घाटी एवं दृष्टदती नदी से प्राप्त होते हैं। जो हमारी सिंधु ये सभ्यता थी वो सरस्वती नदी के किनारे और दस्यु नदी से किनारे इनसे प्राप्त होते हैं। हरियाणा में जो स्पेशल सैंधव सभ्यता के साक्ष्य दो स्थानों से मिले हैं, यमुना नदी से और साबर नदी से। ठीक है जी, ये भी आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। आगे बात करते हैं जो वर्ष 1968 में मेताथल की खुदाई में सैंधव सभ्यता के बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये जो सिंधु सभ्यता है ये हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि हरियाणा में सिंधु सभ्यता का क्या रोल रहा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बनावली से प्राप्त सोने, तांबे आदि के टुकड़े मिले हैं जिन्हें यह पता चलता है कि सैंधव लोगों को इन धातुओं की जानकारी थी। मतलब जो ये धातुएं यूज करते थे उनके बारे में हमें यहाँ जानकारी मिल जाती है। वर्ष 1975-76 जो था हमारा में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा भगवानपुर, जिसे अब कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है, की खुदाई में सैंधव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। मतलब हमें जो पुरातात्विक हम विभाग रहा है उसमें जो कुरुक्षेत्र हमारा ये जिला है हरियाणा का, तो वहां भी सैंधव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं हमें। भगवानपुर की खुदाई में सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वह सैंधव और आर्यों का जो एक स्तर है, अर्थ एक बस्ती के साथ साथ रहना। ठीक है जी, ये बात हमारे सामने आई है। भारत में हड़प्पा के पाकिस्तान में जाने के बाद राखीगढ़ी सैंधव सभ्यता से संबंधित नगरों में सबसे बड़ा है। देखिए जब हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है जी, सिंधु सभ्यता थी, तो उस टाइम ये भारत और पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुए थे, इनका विभाजन नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान और भारत एक एरिया थे जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ। लेकिन उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का ये पाकिस्तान में चले जाना, ठीक है, तो राखीगढ़ी जो है सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। ठीक है जी, और वो राखीगढ़ी कहाँ है? हमारा हरियाणा में पड़ता है। आगे बात कर लेते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। अभी हमने बात करी प्राचीन भारत, प्राचीन काल का इतिहास था जो, उसमें हरियाणा का क्या रोल रहा, क्या इम्पोर्टेंस रही है हरियाणा की, वो हमने बात करी थी। अब बात कर लेते हैं हम जो हमारा मध्यकालीन इतिहास में हरियाणा का क्या रोल रहता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है जी, एक मिनट। अब बात कर लेते हैं हम मध्यकालीन इतिहास। विदेशी आक्रमण 1009 और
1100 जो है 92 विदेशी आक्रमण इंडिया पर होने लगे थे और किसका कालक्रम शुरू हो गया था? मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास हमारे पास शुरू हो जाता है। हरियाणा के प्रतापी सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तरी भारत में राज सत्ता को प्राप्त करने के लिए बहुत सी शक्तियां मैदान में उतर गई थी। मतलब हरियाणा एक ऐसा क्षेत्र था जो जहाँ की मतलब कृषि के लिए ज्यादा मान्य था, क्योंकि यहाँ की भूमि इतनी उपजाऊ थी कि हम आइडिया लगा सकते हैं प्राचीन काल से, क्योंकि प्राचीन काल में जो राजस्थान के लोग थे वो यहाँ सिर्फ कृषि करने के लिए जो है हरियाणा क्षेत्र में आते हैं। तो इसकी भूमि इतनी ज्यादा उपजाऊ थी जिसके कारण यहाँ सारे जो राजवंश थे, सारे जो बड़े बड़े साम्राज्य थे, इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं हरियाणा की ओर। ठीक है जी। वापती राज के गोंडवाहों से पता चलता है कि इस प्रतापी राजा ने हरियाणा तथा पंजाब को अपने अधीन कर लिया था। किसने अधीन कर लिया था? सम्राट हर्षवर्धन ने। उत्तरी भारत, हाँ, तो इसने इसको अधीन कर लिया था हरियाणा को, सिर्फ और सिर्फ इसकी मतलब जो है इम्पोर्टेंस देखकर, इसकी जमीन की, इसकी भूमि की। अब बात कर लेते हैं भारत पर अरबों के आक्रमण। अरबों के आक्रमण होने स्टार्ट हो गए थे इंडिया के ऊपर। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। जो मोहम्मद बिन कासिम था वो मैंने अपना इसमें इंडिया की हिस्ट्री में ये कवर करा दिया है कि ये कौन था, कहाँ से आया था, लेकिन हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में इसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो आप वहां से अच्छे से कवर कर लेना। यहाँ सिर्फ हम इंडिया की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हरियाणा की बात करेंगे कि मध्यकाल में हरियाणा का क्या रोल रहा है। तो अरबों का फर्स्ट आक्रमण कहाँ हुआ था? हरियाणा पर, इतना सॉरी, ये इंडिया पर हुआ था, जो ये पहला सफल आक्रमण माना जाता है। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी पर विजय प्राप्त करी थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। जब आक्रमण किया अरबों ने तो किसका शासन था? सिंध पर दाहिर का शासक था। भारत में अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। अरब में, अरब एरिया था जो अरब कंट्री थी, उसमें क्या था कि लोग भारत आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि यहाँ प्राचीन काल से ही भारत का जो है व्यापार बहुत अच्छा था और अदर कंट्री के साथ भी इनके बहुत अच्छे लिंक थे व्यापार को लेकर। और प्राचीन काल से ही भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। मतलब यहाँ इतना ज्यादा सोना माना जाता था और जो मंदिरों में थी धन दौलत ज्यादा थी। तो जो अरब के लोग थे वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते थे। किसके कारण? जो है धन दौलत के कारण यहाँ ज्यादा अट्रैक्टिव होते थे, इसलिए वो यहाँ पर आक्रमण करते थे। तो उनका मेन पर्पस ये था कि यहाँ से धन लूटना और जो इस्लाम धर्म था यहाँ उसका प्रचार प्रसार करना। 9वीं शताब्दी के आरंभ में बंगाल के पाल वंशीय धर्मपाल ने हरियाणा को अपने अधीन कर लिया था। हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो जो पाल वंशीय शासक था धर्मपाल, उसने क्या किया था? हरियाणा को अपने अधीन कर लिया था। ये हम मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं। तोमर वंश के नरेश अंकपाल ने 736 ईस्वी में दिल्ली को बसाकर उसने अपनी राजधानी बनाया था। मतलब दिल्ली की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 736 ईस्वी में। मतलब उसको जो तोमर वंश के नरेश पाल हैं उसने उसको राजधानी बनाया था, सॉरी, उसमें 736 ईस्वी में। जब हरियाणा प्रदेश पर अफगानों के आक्रमण हुए तो इसी अंगपाल ने अजय पाठ का राज किया था। ठीक है जी, ये बात आपको याद रखनी है। वर्ष 1009 में महमूद गजनवी ने एक विशाल सेना के साथ हरियाणा पर अटैक किया था। ठीक है, जो महमूद गजनी था उसने हरियाणा पर अटैक कब किया था? 10
ये 1009 ईस्वी में। बस आपको ना सिर्फ जो हरियाणा से रिलेटेड फैक्ट है वो याद रखनी है, क्योंकि जो इंडिया की हिस्ट्री है मैंने वो भी कवर करा ही है मध्यकाल की, तो उसमें आप वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात कर रहे हैं सिर्फ हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में, तो हम जो हमारा मेन मोटिव रहेगा वो हरियाणा के फैक्ट के बारे में ही रहेगा। तो आपको हरियाणा के जो जुड़े हुए हैं फैक्ट वो याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं महमूद गजनी। महमूद गजनी 932 ईसा पूर्व में अल्पगितन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी ने प्रीतिकीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल 1972-77 में सर्वप्रथम भारत पर पहला आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अल्पगीन एक गुलाम था तथा दामाद सुबकुतगीन 1977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुब्तनी का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 को हुआ था। देखिए ये स्टोरी ना मैंने मध्यकाल की हिस्ट्री में पूरी अच्छे से डिफाइन कर रखी है, उसको अच्छे से क्लैरिफाई किया कि ये कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या इनका रोल रहा है, तो आप वहां से वो वीडियो देख लेना। पर हम यहाँ सिर्फ मैंने पहले ही बताया हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। ये तो फैक्ट मैंने इसलिए ऐड कर दिए क्योंकि हम मध्यकाल की बात कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत फैक्ट मैंने मध्यकाल के इसमें डाले हैं। अदरवाइज ये आपको इंडिया हिस्ट्री में भी कवर करने पड़ेंगे। अपने पिता के काल में महमूद गजनी ये था खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये बात इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके आक्रमण के बारे में पूछ लिया जाता है कि जो महमूद गजनी था उसने भारत पर कितनी बार अटैक किया था। तो उसने भारत पर कितनी बार किया था जी? 17 बार अटैक किया था। देखिए अटैक करने की भी हद होती है, 17 बार अटैक कर रहा है सिर्फ और सिर्फ धन लूटने के लिए। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? सिर्फ धन लूटना था, धन की प्राप्ति करना था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मूर्ति भंजक क्यों था? क्योंकि ये इस्लाम धर्म से बिलोंग करते थे और इस्लाम धर्म से इतने प्रभावित थे कि ये जो हिंदू धर्म की मूर्तियां थी है ना, उसको तोड़ देते थे। हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की जो भगवान की मूर्तियां होती थी उसको तोड़ देते थे, इसलिए इसको मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी कहा गया है। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया था। मतलब इनका ये नहीं था कि इनको यहाँ पर शासन करना है, इनका मेन मोटिव ये था कि आओ अटैक करो, धन लूटो और अपने देश लौट जाओ। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था, जिसमें जयपाल की प्रजा हुई थी वो हार गया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित जो सबसे फेमस आक्रमण क्या था, उसका अटैक था, ये था 1025 में सोमनाथ का मंदिर। जो ये इसका ना अटैक पूछ लिया जाता है, ये जो 1025 का इसका अटैक था ना सोमनाथ के मंदिर पर गजनी का, ये पूछ लिया जाता है जो सबसे फेमस अटैक इसका माना जाता है। ठीक है जी। इस मंदिर की लूट में उसने करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। मतलब हमारे प्राचीन और मध्यकालीन में इतनी ज्यादा संपत्ति मंदिरों में होती थी कि लोग मंदिरों पर ही अटैक करते थे क्योंकि उन्हें ज्यादा धन की लालसा होती थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अल्हड़वाड़ के राजा शासक था महमूद ने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी। जब ये महमूद था ना, ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था तो बीच में ना इसको जाटों ने रोक लिया।
तो जाटों ने आक्रमण कर दिया इसके ऊपर और कुछ ही इसकी संपत्ति लूट ली थी। गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। ये सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ जाटो है, जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। जो ये सुल्तान की उपाधि धारण करी थी ना, ये किसने करी थी? सबसे पहले महमूद गजनी ने करी थी। महमूद के सेना में सेवादार एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। गजनी की मृत्यु 1030 में हो जाती है। अभी इसका एंड हो जाता है गजनी का, यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तराइन का प्रथम युद्ध के समय हरियाणा का राज्यपाल गोविंद राय था। जब तराइन का फर्स्ट युद्ध चल रहा था, ठीक है जी, तो हरियाणा का राज्यपाल कौन था? गोविंद राय था। गोविंद राय ने इस युद्ध में सेना का सफल संचालन किया था, मतलब अपनी सेना को मोटिवेट किया था और अपनी सेना भेजी थी। ठीक है, इस युद्ध में महमूद गोरी ने सीधा इन पर प्रहार किया था और घायल हो गए थे। इनके ऊपर अटैक किया था गोरी ने। अब गजनी के बाद एक गोरी आते हैं, ठीक है जी, मोहम्मद गोरी, तो इन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया था और ये घायल हो जाते हैं। देखिए ये जितने भी वीडियो में फैक्ट हैं, ठीक है जी, ये जो जितने भी आज की वीडियो होगी, इसके ऊपर हम एक फिर मॉक टेस्ट या क्विज लेकर आएंगे इसी चैनल पर, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ें, इसकी रिवीजन करें और फिर वो मॉक टेस्ट लगाएं। फिर आप अपनी तैयारी देखना कि आपकी तैयारी किस हद तक पहुंच चुकी है, वो क्विज देने के बाद, वो टेस्ट देने के बाद। ठीक है, इसलिए आप चीजों को अच्छे से पढ़ते जाइए, इनको अच्छे से, फिर बाद में 1-2 बार वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपकी अच्छे से समझ विकसित हो जाए। संभवतः जिनके 2 दांत टूट गए वे वर्ष 1192 में मोहम्मद गजनी आक्रमण किया था। ये लाइन यहाँ पर नहीं है, सॉरी, आपको याद रखना है वर्ष 1192 में मोहम्मद ने दोबारा से अटैक किया था। अब की बार पृथ्वीराज चौहान थे जो तलवंडी में आक्रमणकारियों को रोका था। इनके साथ इनका अटैक हुआ था। जो भयानक युद्ध हुआ उसमें तारावंडी यानी तराइन का युद्ध कहते हैं, इसे तलवंडी भी कहा जाता है और तराइन का युद्ध भी कहा जाता है, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। फर्स्ट में तो जीत जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, द्वितीय युद्ध में इनकी हार हो जाती है। जो तराइन के युद्ध के बाद विदेशी सेनाओं को हरियाणा में प्रबल विरोध का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात आती है आधुनिक काल का इतिहास। जो आधुनिक काल का मध्यकाल में हरियाणा का क्या रोल रहा है और प्राचीन काल में हरियाणा का क्या रोल रहा है, वो अभी तक हमने सारा कंप्लीट कर दिया है। अब बात करेंगे हम आधुनिक काल में हरियाणा का क्या रोल रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आधुनिक काल की अगर बात करी जाए, वो हमारा माना जाता है 1803 से लेकर 1966 तक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य 14 सितंबर 1803 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। दिल्ली किसके पास का एरिया है? हरियाणा के पास का एरिया है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसने 14 सितंबर को कहाँ अपना आधिपत्य, अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? दिल्ली पर अधिकार स्थापित कर लिया था। 30 दिसंबर 1803 को सिंधिया ने भी अंग्रेजों के समक्ष घुटने टेक दिए थे। मतलब इस टाइम पर ना, अगर मैं आपको बात बताऊं, आधुनिक काल में ना कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, मतलब सारी जो मतलब थी ये शक्तियां थी, ठीक है, वो ना धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन हो जाती है या उनके सामने घुटने टेक देते हैं। मतलब वो ये अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं।
इस टाइम पर आधुनिक काल पर ये स्थिति बन जाती है कि लोग विरोध ही नहीं करना चाहते थे। मतलब ये था उनको कि अब विरोध नहीं करना है, बस जो हो रहा है होने दो। वो अंग्रेजों को अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी शक्ति सौंप देते थे। तो फिर अंग्रेजों और दौलत राव सिंधिया के बीच में सुरजनी अंज गांव के स्थान पर एक संधि होती है। मतलब इन्होंने, अब ऐसा टाइम आ गया था, इन्होंने संधियां करनी शुरू कर दी थी। मतलब अपनी जो शक्ति में, अपने एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों को अधिकार देना शुरू कर दिए थे। इसी संधि के एक धारा के अनुसार सिंधिया सरदार ने अपने अधिकृत अन्य इलाकों के साथ साथ हरियाणा को ब्रिटिश इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। मतलब मैंने अभी आपको बताया ना, ये अपने इलाके धीरे धीरे, अपना जो एरिया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपते जा रहे थे। अंग्रेजों ने हरियाणा क्षेत्र के पूर्णतः परित्याग तथा पूर्णतः अपने पास रखने के बजाय इसे दो भागों में विभाजित कर दिया था। मतलब जो है अंग्रेज थे, उन्होंने सारे मतलब इंडिया पर अपना आधिपत्य, अपना अधिकार बना लिया था। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था उनके पास कि वो हर एरिया को मतलब कंट्रोल कर सके। कंट्रोल तो उन्होंने सारा भारत कर लिया था, पर वो ऐसा था कि उस पे अच्छे से शासन करने के लिए उसको पार्ट्स में डिवाइड करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और हरियाणा को किस प्रकार उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड किया, हम वो देखते हैं। दो भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है जी। एक भाग को जो छोटा था उसे असाइन टेरिटरी के नाम से जाना गया, जिसे कंपनी सीधा नियंत्रण रखती थी। मतलब एक छोटा सा भाग बना दिया जिसे असाइन टेरिटरी बोल दिया, उसको कंपनी है, उसको सीधा कंट्रोल करेगी। मतलब इस एरिया को इन्होंने कंडीशन लगा दी, इन्होंने डिवाइड कर दिया कि कंपनी का पूरा जो कंट्रोल होगा इस एरिया पर होगा। दूसरा काफी बड़ा भाग था, छोटे भाग को तो अपने अंडर में ले लिया क्योंकि छोटे भाग को अच्छे से देखना, उसको कंट्रोल करना इनके लिए आसान था। लेकिन जो दूसरा बड़ा भाग था, सामंतों एवं सरदारों में विभक्त कर दिया। सामंत उस टाइम पर ऐसे थे जो मतलब इनके अंडर में आ चुके थे, अंग्रेजों के अंडर में आ चुके थे। मतलब बोल सकते हैं इनके चमचे थे, ठीक है। जो अंग्रेज कहते थे वो ये करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इसको कंट्रोल में करने के लिए सामंतों और सरदारों में विभाजित कर दिया, जिन्होंने मराठा युद्ध में अंग्रेजों की सैनिक सहायता प्रदान करी थी उनको। और ये भी नहीं कि सारे सामंतों सरदारों को डिवाइड कर दिया, उनको उस पे लगा दिया। मराठा युद्ध में ना अंग्रेजों को जिन्होंने हेल्प करी थी ना, उनको ये एरिया दिया था इन्होंने कि भाई आप इस एरिया को कंट्रोल करो, ठीक है, आप इसको देखो और जो भी यहाँ से टैक्स वगैरह वसूल करना है वो हमें दो और इसकी अच्छे से इसको देखो, ठीक है। इसको वहां पर इस प्रकार दो भागों में विभाजित कर दिया था। बड़ी विचित्र बात है, हरियाणा कंपनी शासन की शुरुआत अकाल से हुई थी। ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, हुई थी ये। मतलब अगर हम बात करें कि हरियाणा में जो शासन हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उसकी शुरुआत किससे हुई थी? अकाल से। मतलब जब इन्होंने हरियाणा में शासन करना शुरू किया ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो वहां पर अकाल पड़ा हुआ था। और अकाल कौन सा था, वो किस नाम से जानते हैं उसको हम? वर्ष 1803 में यहाँ साठा अकाल पड़ा हुआ था, ठीक है जी। अब बात करते हैं जो 1857 की क्रांति हुई, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। जो 1858 की क्रांति रही है, उसमें जो है ये हरियाणा का क्या रोल रहा है वो हम बात करेंगे। छछरौली की बगावत, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छछरौली। छछरौली एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी। तो यहीं से हम हरियाणा की क्रांति 1857 की इसकी शुरुआत करते हैं छछरौली की बगावत से। छछरौली जिला अंबाला की वर्तमान तहसील जगाधरी में स्थित है, जो करोड़ सिंधिया मिसल की एक छोटी सी रियासत थी।
1809 में छछरौली रियासत के तत्कालीन शासक बुद्धेल सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है जी। बुद्धेल सिंह का कोई पुत्र नहीं था और उस टाइम पर अंग्रेजों ने क्या नीति अपनाई हुई थी? एक तो फूट डालो राज करो की नीति, और दूसरा क्या था कि अगर किसी शासक का कोई पुत्र नहीं होता है तो जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसका जो राजवंश है, उसका जो साम्राज्य है, वो सारा कंपनी के अधीन आ जाएगा। मतलब कि पुत्र ना होने के कारण उसका जो एरिया है वो सीधा कंपनी अपने अंडर में ले लेगी, अपने कंट्रोल में ले लेगी। तो अंग्रेजों ने ये रणनीति अपनाई हुई थी, ये कूटनीति अपनाई हुई थी। इस विवाद प्रसिद्ध स्थिति में कलसेरिया रियासत के मालिक सरदार जोध सिंह ने छछरौली पर आक्रमण कर दिया। ठीक है जी। अंग्रेजों ने छछरौली पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जोध सिंह बिना लड़े ही छछरौली छोड़ दी। तो मतलब ये था कि उनमें अब इतना मतलब वो पावरफुल तो रहे नहीं थे कि वो आगे से ये अंग्रेज अटैक करें और उसका सामना करें। इतने पावरफुल तो ये नहीं रहे थे। तो ये क्या करते थे, बिना लड़े ही ना मतलब घुटने टेक देते थे, मतलब बिना लड़े ही ये युद्ध से भाग जाते थे। आगे बात करते हैं हम। अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने छछरौली बुंगेल सिंह की विधवा रानी राम कौर को सौंप दी थी। मतलब जो छछरौली की जो रियासत थी वो किसको सौंप दी गई? राम कौर को सौंप दी गई। वर्ष 1818 में जोध सिंह ने पुनः छछरौली पर अटैक कर दिया। मतलब ये शासक भी ऐसे थे कि आपस में ही अटैक करते रहते थे, तो इन्होंने फिर से अटैक कर दिया। रानी राम कौर जोध सिंह का मुकाबला नहीं कर पाई। अब फीमेल थी, इतनी ज्यादा सेना नहीं थी उनके पास, तो वो उसका सामना नहीं कर पाई। उसने कलसेरिया नरेश के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब उसने भी क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया और कहा कि भाई मेरे बस का नहीं है ये अब शासन करना, आप इसको संभालो, आपके आगे ही कर दिया। मतलब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। आगे देखते हैं हम रानिया की बगावत। अभी हमने देखी छछरौली की बगावत। रानिया हिसार जिले में भट्टी लोगों की एक छोटी सी रियासत थी। कहाँ थी? हरियाणा के हिसार जिले में। 1810 ईस्वी में रानिया का नवाब जाविद खान अंग्रेजों के अधीन हो गया था। 1800 मतलब ये सारे ना धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन जा रहे थे, उनके सामने ही मतलब आत्मसमर्पण करते जा रहे थे। में दिल्ली रेजिडेंट ने रानिया पर आक्रमण कर दिया, जिसमें भट्टियों की पराजय हुई और अन्य राज्यों की तरह उनकी रियासत भी अंग्रेजों के राज्य में विलय कर दिया गया। मतलब ये अपनी इतनी भारी सेना के साथ अटैक करते थे इनके ऊपर अंग्रेज, तो ये मतलब जीत तो पाते नहीं थे और ना ये अच्छे से उनका सामना कर पाते थे। तो ये क्या करते थे, बस अपनी फिर जो इनका एरिया था उसको मतलब उनके राज्य में ही मिल जाता था, वो आत्मसमर्पण ये कर देते थे। अब देख लेते हैं किसानों का संघर्ष। किसानों के संघर्ष में बात करते हैं। 1824 में किसानों ने कंपनी के शोषणकारी सरकार को सदा के लिए समाप्त करने की ठानी थी। अब 1824 की बात करते हैं हम। मतलब ये जो किसान थे इनका भी बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। वो शोषण किस प्रकार, वो जो इन्होंने अंग्रेज सरकार ने जो सामंत जो रखे हुए थे वो इनसे ज्यादा टैक्स लेते थे। ठीक है। और सामंतों से ही ये अंग्रेज ज्यादा टैक्स लेते थे। तो वो सारा जो सामंत थे वो किससे टैक्स वसूल करते थे? किसानों से। तो इनकी भी जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय हो चुकी थी। मतलब इनके हाथ में अब कुछ नहीं रहा था। एक तो अकाल पड़ जाता था, दूसरा ये टैक्स लेते थे। ये मतलब इतना बुरी कंडीशन हो गई थी, तो इन्होंने भी अपना संघर्ष जो है वो शुरू कर दिया था। किसानों के विद्रोह के लिए मार्गदर्शन का बेड़ा रोहतक के साहसी जाटों ने उठाया था। मतलब जो जाट थे रोहतक के, उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब जो है विद्रोह करना ही पड़ेगा, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। देखते ही देखते गुरुग्राम और हिसार जिलों के असंख्य लोग विद्रोह की इस ज्वाला को अधिक प्रज्वलित करने के लिए आंदोलन में कूद पड़े।
मतलब ये था कि ये अंग्रेज थे, धीरे धीरे सारे एरिया को अपने कंट्रोल में करते जा रहे थे। इनके कंट्रोल में आने से जो सारे सभी वर्ग प्रभावित थे, चाहे वो आम वर्ग था, चाहे वो निम्न वर्ग था, चाहे वो उच्च वर्ग था, सारे प्रभावित थे। अब सारे प्रभावित थे तो कहीं ना कहीं मतलब इनके अंदर जो है बदले की भावना पनप रही थी और ये विद्रोह चाहते थे। ठीक है, तो सारे मतलब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस विद्रोह में। अंग्रेज अधिकारी ने अक्टूबर 1824 में दिल्ली के सीमावर्ती हरियाणा क्षेत्र में गोरखों का एक शक्तिशाली दल भेजा था। मतलब अब इनके बस ये था कि अब इनको अटैक करना है और ये अपनी सेना को धीरे धीरे विकसित कर रहे थे। आगे बात कर लेते हैं जी। किसान नेता सूरजमल ने समस्त विद्रोहियों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध घमासान लड़ाई लड़ी, लेकिन अभावग्रस्त किसानों को हार देखना पड़ा। मतलब अब अंग्रेज इतने पावरफुल हो चुके थे कि वो कितनी भी बड़ी सेना हो, है ना, कितने भी लोग ज्यादा हो, वो उनको हरा ही देते थे। ठीक है, तो इन्होंने भी किसानों को भी इन्होंने हरा दिया था अंग्रेजों ने। अब बात कर लेते हैं बनवाली का विद्रोह। संगत सिंह के उत्सर्ग के साथ 1835 में बनावली के लोगों को स्वतंत्र व स्वयं अस्तित्व प्रमोत्र हो चुका था। ठीक है जी, मतलब लोग भी अब क्या चाहते थे, विद्रोह चाहते थे। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में गुलाब सिंह गिल, प्रताप सिंह के बहनोई विद्रोहों के नेता बनकर उभरे, जिन्हें प्रताप सिंह विधवा महसूल रानी ने प्रचुर मात्रा में प्रेरणा मिली थी। देखिए ये फैक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो सिर्फ एक मतलब ये है कि आपको थोड़ा स्टोरी के बारे में पता चल जाए कि उस समय में किन किन लोगों ने अपनी जो है ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उसके बारे में है। अगर आप इनको नहीं याद रखते हैं तो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है, बस ये आपको थोड़ा ये है कि आपको जानकारी हो जाए कि उस टाइम पर इतने लोग ने ये अटैक में पार्टिसिपेट किया था, इतने लोग विद्रोह करना चाहते थे। ठीक है, और कौन इनका नेतृत्व कर रहा था, ये सिर्फ आपको बताने का पर्पज है। मार्च 1835 में अंग्रेजों ने गुलाब सिंह गिल पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में गुलाब सिंह गिल वीर गति को प्राप्त हो गए तथा दल सिंह और महसूल रानी को बंदी बना लिया था। मतलब ये था कि जो अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को आक्रमण कर दिया था, ये मतलब ये था कि धीरे धीरे सभी को बंदी बना रहे थे। अब देख लेते हैं कैथल का विद्रोह। उत्तरी हरियाणा की सिख रियासतों में कैथल काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वर्ष 1763 में भाई गुरु बख्श सिंह ने कैथल रियासत की नींव डाली थी। मुरु ये है गुरु बख्श होगा यहाँ पे, सॉरी गुरु बख्श है ये। सिंह ने उत्तराधिकारी देसा सिंह ने कैथल की ऐतिहासिक नगरी को अफगानों के पंजों से मुक्त कराकर उसे रियासत का मुख्यालय बनाया था। ये है कैथल का प्राचीन इतिहास, आपको याद रखना है। वर्ष 1803 में देसा सिंह के पुत्र लाल सिंह ने अंग्रेजों की दासता स्वीकार कर ली थी, जिसमें लाल सिंह के मरणोपरांत 1818 में उनका पुत्र प्रताप सिंह गद्दी पर बैठा। 1823 में भाई उदय सिंह ने कैथल रियासत की बागडोर संभाली। 1843 में भाई उदय सिंह की मृत्यु हो गई। भाई उदय सिंह पुत्र विहीन थे। अरनौली के शासक गुलाब सिंह ने राजा उदय सिंह की मां रानी साहिब कौर और उनकी विधवा रानी सूरज कौर को रियासत को बरकरार रखने के लिए प्रेरित किया था। 23 मार्च 1843 को अंग्रेजों ने कैथल के प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारियों को यह आदेश दिया कि रियासत को प्रशासन के तुरंत अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे एवं रियासत का विलय अंग्रेजी राज्य में होना स्वीकार कर ले। मतलब यहाँ भी ये धमकी देते हैं कि जो आपका एरिया है उसको जो है अंग्रेजी शासन में मिला दो। 10 अप्रैल 1843 को अंग्रेजों ने कैथल पर आक्रमण कर दिया और 16 अप्रैल 1843 को अंग्रेजों का किला और
नगर पर अधिकार हो गया। टेक सिंह, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई का संचालन किया था, चीका नामक स्थान पर पकड़ा गया। टेक सिंह को आजीवन काले पानी की सजा हो गई। काली पानी का सजा का मतलब होता है जो अंडमान निकोबार है, वहां इन्होंने जेल बनाई हुई थी। अगर कोई ज्यादा ही विद्रोह करता था या इनकी बात नहीं मानता था, आक्रमण करता था, तो ये क्या करते थे, उस जेल में उसको डाल देते थे अंग्रेज। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति होने से 9 घंटे पहले अंबाला की ये 60वीं देसी पलटन में बगावत कर दी थी। ठीक है जी। इसी दिन थोड़ी देर बाद अंबाला की 5वीं, ये ना यहाँ पे 6वीं है, ये 60वीं नहीं है, 6वीं पलटन ने दोपहर 12 बजे विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी पलटनों ने दोनों विद्रोह को शुरू होने से पहले ही बुझा दिया, क्योंकि उनको पहले ही पता था कि लोग धीरे धीरे आक्रमण कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, इसलिए वो पहले ही अलर्ट रहते थे। अगर कहीं पे छोटा मोटा अटैक होता था तो वो क्या करते थे, उसको पहले ही दबा देते थे। अंबाला छावनी के एक सैनिक श्याम सिंह ने इस बात की विशेष रूप से पहले की अंग्रेज हकीमों को खबर कर दी कि एक महान सैनिक विद्रोह मई से प्रारंभ होगा। मतलब ये आपस में ही ऐसा करते थे कि अंग्रेजों को बता देते थे। आगे बढ़ते हैं। अंबाला को छोड़कर शेष सारा हरियाणा मई के अंत तक अंग्रेजों से मुक्त हो गया था। मतलब अंबाला एक ऐसा एरिया था जिस पर अंग्रेजों का अधिकार था। बाकी जो सारा हरियाणा था वो मई के एंड तक अंग्रेजों के जो शासन से मुक्त हो गया था। यहाँ के स्थानीय नेताओं तथा जनता ने मुगल सम्राट बहादुर शाह की अधीनता स्वीकार करके उनके आदेशों अनुसार यहाँ का प्रशासन चलाया था। मतलब ये था कि जो एंड के जो शासक बचे हुए थे, मुगल शासक, वो बहादुर शाह बचे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, जो मतलब सारे था राजवंश था इनके अनुसार रख दिया कि भाई आप चलाओ अब प्रशासन, इनको परमिशन दे दी थी। आगे बात करते हैं हरियाणा का पंजाब में विलय। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। 1857 की महान क्रांति की विफलता के पश्चात फरवरी 1858 में हरियाणा क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश से काटकर पंजाब के साथ मिला दिया था। मतलब कहाँ से कटा हुआ था ये? उत्तर प्रदेश से कटा हुआ था। पंजाब सरकार ने विलय होते ही संपूर्ण क्षेत्र पर पंजाब शासन प्रणाली लागू कर दी थी। मतलब उन्होंने हरियाणा का अस्तित्व नहीं माना, सिर्फ और सिर्फ पंजाब की संज्ञा दी इस एरिया को और इसमें पंजाब शासन प्रणाली लागू कर दी थी। अब देख लेते हैं स्वतंत्र संघर्ष का प्रथम दौर 1885 से 1914। मतलब किन किन लोगों ने जो स्वतंत्रता के दौर में हरियाणा में वो अपनी योगदान दिया, किसने क्या नेतृत्व किया। आर्य समाज का योगदान हरियाणा को आजाद कराने में, हरियाणा की स्थिति को बरकरार रखने के लिए किन किन ने अपना योगदान दिया वो हम देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से लेकर 1883 ने मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से वर्ष 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना करी, जो एक हिंदू सुधार आंदोलन था। हरियाणा प्रदेश की पिछड़ी और निष्पक्ष जनता के विशेषतः ग्रामों में रहने वाली गांव में रहने वाली पहले चेतना लाने का धैर्य आर्य समाज ने किया था। मतलब लोगों को अलर्ट करने का काम किसने करा था? ये आर्य समाज ने करा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य प्रकाश में भारतवासियों को सर्वप्रथम स्वराज का नारा दिया था। वर्ष 1888 में स्वामी दयानंद सरस्वती हरियाणा की प्रसिद्ध नगरी रेवाड़ी में आए थे। तो ये हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आर्य समाज का योगदान रहा। यहाँ वे कई दिनों तक ठहरकर अविद्या, अज्ञानता तथा रूढ़िवाद के विरुद्ध प्रसार करते हैं। मतलब लोगों में जो अज्ञानता थी, ठीक है, जो लोग अंधविश्वासों से ग्रसित थे, उनके बारे में इन्होंने जागरूक किया उनको, ठीक है, उनका प्रचार प्रसार किया कि आपको ऐसे रहना है, ऐसे करना है, ठीक है।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में आर्य समाज की एक शाखा स्थापित करी थी। मतलब रेवाड़ी में भी आर्य समाज की स्थापना करी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के कार्यों को मुख्य रूप से 7-8 वर्ष पश्चात लाला लाजपत द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय वैसे तो पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जो हरियाणा की हिस्ट्री में है अपना काफी सारा योगदान दिया था, क्योंकि इन्होंने अधिक से अधिक संघर्ष जो है हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में किया था, क्योंकि लोग इनसे काफी ज्यादा प्रभावित थे। और जब इन्होंने हरियाणा के बारे में स्टडी करा, ठीक है जी, हरियाणा को अच्छी प्रकार से जाना, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लिए काम किया था। आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय का सार्वजनिक जीवन हरियाणा से शुरू होता है। वर्ष 1884 में लाला लाजपत राय का प्रथम निवास स्थान रोहतक बना, जहां उनके पिता सरकारी स्कूल मास्टर थे। मतलब जो जीवन इनका शुरू होता है लाला लाजपत राय का, वो हरियाणा से ही होता है शुरू, ठीक है, जब इन्होंने यहाँ पर वर्क करना शुरू करा, ठीक है। और इनके पिताजी यहाँ पर रोहतक में इन्होंने पहले अपना निवास स्थान भी रोहतक को बनाया, और इनके पिताजी क्या थे, सरकारी स्कूल में मास्टर थे, ठीक है। और ये जब इन्होंने अपना पहला निवास स्थान बनाया, कौन से सन में बनाया था, 1884 में बनाया था। 1886 में लाला लाजपत राय हिसार चले गए और वहां पहुंचते ही आर्य समाज की स्थापना करी। आर्य समाज केवल और केवल जो हिंदू धर्म में जो रूढ़िवादी थी, अज्ञानता थी, अंधविश्वास था, या हिंदू समाज में जो बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा की कर देते हैं हम बात, ठीक है जी, वो जितनी भी बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना हुई। और जो लोग अज्ञानता से ग्रसित थे उनको भी ऊपर उठाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताने के लिए आर्य समाज की स्थापना हुई थी। हिसार में आर्य समाज के प्रधान चंदू लाल थे। जो हिसार में इसका नेतृत्व कर रहे थे आर्य समाज का, वो कौन थे, चंदू लाल थे। आगे बात कर लेते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस का योगदान। अब जो कांग्रेस का योगदान था वो हरियाणा में किस प्रकार रहा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में ए होम अहूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 72 संस्थापकों में हरियाणा से भी एक महानुभव थे, अंबाला के राय बहादुर मुरलीधर। मतलब कांग्रेस की स्थापना में जो थे हरियाणा से भी थे राय बहादुर मुरलीधर। लाला मुरलीधर 1850 से 1920 तक एक अच्छे वकील, प्रतिष्ठित नागरिक एवं महान देशभक्त थे, ठीक है जी। 1919 में इन्होंने राय बहादुर की पदवी ठुकरा दी थी। इन्हें पंजाब के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मैंने जो हमारे चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो आती हैं, मैं जो वन लाइनर की फॉर्म में उनको अपलोड करती हूँ, तो उसमें मैंने जो किसको हरियाणा में क्या उपाधि मिली है, किसको किस उपनाम से या प्राचीन नाम से जाना जाता है, वो सब मैंने वहां पर कवर किया है। अगर आपको वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ना है तो आप एक रिवीजन के लिए उनको देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहां से आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे वहां से शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को 4-5 बार देखें, आपको रिवीजन हो जाएगी वन लाइनर के फॉर्म में, कोई ज्यादा फैक्ट वहां पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 में राजनीतिक बंदी बनाए जाने वाले लाला लाजपत राय प्रथम भारतीय थे। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है जी, जिन्होंने अपना प्रमुख योगदान दिया था, वो सबसे पहले भारतीय थे जिनको बंदी बनाया गया था। 1886 में लाला मुरलीधर को राजनीतिक अपराध के सिलसिले में जेल में बंद कर दिया गया था। 29 दिसंबर 1886 को कांग्रेस के कोलकाता मंच पर लाला मुरलीधर के बयान किया, मैं अधिवेशन में सीधा जेल से जमानत पर रिहा होकर आया हूँ। मतलब ये जेल से आए थे वहां के अधिवेशन में, कलकत्ता में जो अधिवेशन हो रहा था।
1886 में लाला मुरलीधर के आशीर्वाद से अंबाला में कांग्रेस की एक शाखा बनी। ठीक है जी, कहाँ बनी थी ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो कांग्रेस की जो शाखा बनी थी वो कहाँ बनी थी, हरियाणा में, तो अंबाला में बनी थी, जो पूरे उत्तर पश्चिमी भाग में पहली कांग्रेस थी। 1887 में लाला लाजपत राय के प्रयत्नों से हिसार व कांग्रेस की एक नींव डाली गई। ठीक है जी, मतलब धीरे धीरे जो कांग्रेस है वो लोगों के अधिकार के लिए बात कर रही थी। ठीक है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े जो नेता थे वो अपना योगदान दे रहे थे, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे थे, है ना, महान देशभक्त इनको कहते हैं हम। तो इनका रोल इतना रहा है स्वतंत्रता में कि इन्होंने अपना योगदान दिया ज्यादा कांग्रेस की, जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कराया उनके अधिकारों के लिए। 12 अक्टूबर 1888 को रोहतक में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता वसराज खान ने की थी। ये आपको याद रखना है, 12 अक्टूबर 1888 में रोहतक के कांग्रेस में एक पहली सार्वजनिक सभा हुई थी। 1892 में लाला मुरलीधर हरियाणा छोड़कर लोहार चले गए थे। मतलब ये लोहार चले गए थे 1892 में। लोहार इसलिए गए थे क्योंकि इनको जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए सेना को भी मतलब एकत्रित करना था, लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना था, इस कार्य के लिए ये लोहार चले जाते हैं। पंजाब में लोहार पड़ता है, वहां चले जाते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है, यहाँ तक हरियाणा का जो है रोल रहता है। इसके बाद हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो हरियाणा का गठन होता है वो किस प्रकार होता है, हरियाणा की मांग किस अधिवेशन में करी जाती है, कब कब करी जाती है, और किस व्यक्ति ने हरियाणा की मांग की है, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हमने सिर्फ डिस्कस करा था जो हमारा प्राचीन इतिहास था, मध्यकालीन इतिहास था और आधुनिक इतिहास था, उसमें हरियाणा का क्या रोल था वो हमने सारा डिस्कस किया। वो डिस्कस करने का पर्पज ये था कि जब हम हरियाणा का गठन पढ़े, हरियाणा का गठन पढ़ने से पहले हमें ये तो जानकारी होनी चाहिए कि वो अस्तित्व में किस प्रकार आया, है ना, उसकी जो प्राचीन हिस्ट्री है उसमें हरियाणा का क्या रोल रहा, जो मध्यकाल की हिस्ट्री है हरियाणा का क्या रोल रहा, आधुनिक हिस्ट्री है हरियाणा का क्या रोल रहा, वो सब हमने पढ़ना था। एक स्टोरी बनानी थी आपके माइंड में, इसलिए मैंने ये वीडियो तैयार करी। लेकिन जो अगर आपको अच्छे से इसको मतलब पढ़ना है अच्छे से, तो आपको इसकी 1-2 बार रिवीजन जरूर लेनी चाहिए, ताकि आपके माइंड में एक अच्छी सी स्टोरी बन जाएगी, जिसके कारण आप आगे अच्छे से पढ़ पाओगे एक स्टोरी के साथ लिंक करके। आगे की वीडियो में हम हरियाणा के गठन के बारे में बात करेंगे कि हरियाणा का गठन किस प्रकार हुआ। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हरियाणा के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि हरियाणा में अगर कोई एग्ज़ाम आता है तो 70% हमारा सिलेबस से जुड़ा हुआ पार्ट आता है, और जो आधा पार्ट रह जाता है, ठीक है जी, वो हमारा हरियाणा जीके आती है। अब हरियाणा जीके में क्या आता है, यही आता है हमारा प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, और किस प्रकार हरियाणा का गठन हुआ, हरियाणा के जिले आ जाते हैं, नहरें, है ना, जितने भी पार्क हैं वो सारे आ जाते हैं। तो अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं तो आपको ये शुरू से सीरीज फॉलो करनी चाहिए। ये एक हमारा बैच शुरू किया है हमने हरियाणा के कैंडिडेट के लिए, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए, अच्छे से इसकी रिवीजन करनी चाहिए, ताकि एक आपको स्टोरी भी मिल जाए और अच्छे से फैक्ट आपको क्लियर भी हो जाए। क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ फैक्ट के बारे में बात करनी होती है, फैक्ट के ऊपर काम करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में हमारे फैक्ट आते हैं। लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखकर, अगर हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हमें अपने एरिया के बारे में पता होना चाहिए कि उसका जो इतिहास रहा है कैसा रहा है। वैसे तो हम अपने बुजुर्गों से सुन लेते हैं, लेकिन एक
बुक की फॉर्म में, एक बुक हमें अलग प्रकार की जानकारी देती है और हमारे बुजुर्ग हमें अलग प्रकार की जानकारी देते हैं। तो अगर आप हरियाणा से हैं तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, इसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि देखिए सारा कुछ एग्जाम के उससे नहीं पढ़ना चाहिए। आपको अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कुछ चीजें याद रखनी होती है, कुछ नॉलेज हमें रखनी होती है। ठीक है जी, तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी आप ये पढ़ें। ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे वो तैयारी करें या ना करें। और ग्रुप डी के लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि मैंने इस पे सिर्फ फैक्ट के बारे में बात करी है। मैं चाहती तो सिर्फ आपको डायरेक्ट हरियाणा का गठन बता देती, लेकिन मैंने वो नहीं किया है, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि जब मैंने खुद स्टडी करा था, ठीक है जी, हरियाणा को खुद पढ़ा था, तो मैंने शुरुआत करी थी गठन से। तो गठन से हम शुरुआत करते हैं तब तो हमें कुछ चीजें क्लियर होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। रट्टे मारने के लिए तो हम कर देते हैं, फैक्ट फैक्ट याद करके एग्जाम में चले जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है वो हमें नहीं पता होती है। उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जो मैंने यहाँ तैयार किया हो, इसलिए वीडियो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इसलिए तैयार करी है कि जो हरियाणा के ऊपर बात हुई है ना, तो वो फैक्ट मैंने डाले हैं कि हरियाणा का इस टाइम पे अस्तित्व क्या था और वर्तमान में अब हरियाणा का अस्तित्व क्या है, मैंने उसके ऊपर बात करी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे आप लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है जी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। किसी की कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।